सो वेलकम बैक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हम कब 2 दिन से क्लास बात कर रहे थे, ठीक है ना। और 2 दिन उस पर चर्चा होंगे, फिर बाकी सब क्लासेस सिर्फ तीन चार क्लासेस में खत्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख करके चलो, लर्निंग आउटकम हमारा ये था। अभी तक पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने हैं, और इतने सारे रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएं। फिर आगे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, ये ब्रांच ऑफिस में होना तो क्या है, एनुअल रिटर्न के ऊपर बात की, फाइनल अकाउंट अमेंडमेंट क्या चीज़ है, ये भी चीज़ बताएं। जो क्लास मिस किए हो बस मिस किए हो, यहाँ पे कोई रिवीजन क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रोविजन एप्लीकेबल पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ये चीज़ें कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कंप्लाई करना है, क्यों करना है, कैसा क्या, ये चीज़ें डिस्कस किए थे। डिविजिबल प्रॉफिट के मतलब बताए थे जो आपकी सिलेबस में है, अंडरस्टैंड। फिर मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड और डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, इसके ऊपर आज प्रॉब्लम किए जाएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। समझ में आई बात। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है डिविडेंड में, आपको याद रखने वाला बात यही है कि आप 10% पास्ट रिजर्व से उठा सकते हो, एक्यूमुलेटेड रिजर्व से। और चेक करना होगा कि रिजर्व से प्रॉफिट उठाने के बाद 15% बच रहा है। 10% ऑफ द कैपिटल आप उठा सकते हो, फिर बाद में 15% ऑफ कैपिटल बचना चाहिए। ये है कैपिटल प्लस रिजर्व, ये है कैपिटल, ठीक है। 15% ऑफ कैपिटल या 15% ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व, ये ओपनिंग होना चाहिए, ये क्लोजिंग होना चाहिए, मतलब इतना निकाल सकते हो, इतना बैलेंस बचना चाहिए। और पास्ट 3 इयर्स का जो डिविडेंड डिक्लेरेशन रेट हुआ होगा उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसलिए याद रखो, ये 3 मार्क और 4 मार्क की क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है ना। प्रोविजन रिलेटिंग टू डिविडेंड में मैंने यही लिख दोगे बस, ये 3 लाइन हो गया और 2 लाइन लिख दोगे, आपको 4 मार्क मिल जाना। डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट एंड डिविडेंड के ऊपर बहुत मतलब अच्छी चर्चा हुआ है, उसके ऊपर लंबा चर्चा। ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे कर सकते हो, ये चीज़ के ऊपर बात बताएं। ऑल इन एडवांस के ऊपर कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। क्वेश्चन 1 में दिखाएं कि हम कैसे डिविडेंड चार्ज करवा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी बात हुआ, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेरेशन के रूल्स क्या है, ये तीन रूल आप पक्का लिखोगे, कंडीशन 1 2 3। समझ में आई बात। माइक बंद करवा दीजिए। नेक्स्ट फिर देखो, कंडीशन 1 2 3, ये तीनों कंडीशन हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि एवरेज पास्ट 3 ईयर, आपको पता ही। सेकंड कॉन्सेप्ट है 10% ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व, थर्ड है 15% ऑफ द कैपिटल। इसमें एम्फासिस देने का बात यही कि इसमें सवाल आ जाता है बस। डीडीटी आपको याद रखना है क्या है, कितना प्रतिशत किसका क्या रेट है, इसको भी थोड़ा याद रखोगे आप, ठीक है ना। बताएं ऑलरेडी। नेक्स्ट आपको देखो, एक बार डीडीटी पर ही प्रॉब्लम करवा देते हैं। आज बात है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर कि सवाल आपको इंटरनल में आने वाले हैं। देखिए फिर से बता रहे हैं, फिर से दिमाग नहीं खाना है जाकर के, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल में ये सवाल आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा पर बात करें, फॉर्म 1 बैलेंस शीट एंड फॉर्म 2 प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके दो बार बात होंगे। आपको बोथ फॉर्मेट भी आने हैं और उसके ऊपर से प्रॉब्लम भी आने हैं, जिसको जो लिखना है। समझ में बात। फॉर्मेट आएंगे तो आप फॉर्मेट लिख दोगे, तभी आपको यहाँ 12 मार्क मिल जाते हैं। और प्रॉब्लम आएंगे तो प्रॉब्लम भी लिखोगे, 12 मार्क आपको मिल जाते हैं। और 2 into 4 करके 8 क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क के क्वेश्चन आ जाने हैं, ठीक है। 2 into 4 तो 2 मार्क में वो कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, डीडीटी क्या है, समझ में आई बात। या तो फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन की वो 3 रूल्स क्या हैं, यही सारे आने हैं, समझ में आई बात। या फिर 2 नंबर में हम लिख सकते हैं ये चीज़ की रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आते हैं। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है इसके अंदर पढ़ाई होगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे लिखे जाएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, या फिर लिखे जाएंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन क्या है। समझ में आई बात। यही चीज़ है। 2 मार्क क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क क्वेश्चन में यही चीज़ आना है। प्रोविजन ऑफ द डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ द टीडीटी हो गया। और 12 मार्क में फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। और नहीं तो उसके ऊपर सिंपल प्रॉब्लम, कोई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ तक बता दे रहे हैं, एक तो हो सकता है थोड़ा सा टैक्स होगा, और एक तो डिविडेंड होगा, बस खत्म। और बाकी तो आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होना है, आउटस्टैंडिंग तो बच्चों का पढ़ाई है। यहाँ पर टास्क देने दिया होगा, डिविडेंड दिए होंगे। समझ में बात, बस इतने ही होंगे। और आगे बहुत कुछ चीजें नहीं होना है, कॉम्प्लाई नहीं होना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप इग्नोर करके काम कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको नहीं पढ़ाया गया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं करना है काम, भी बात है। आगे देखो, द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट पार्ट 1 फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट। पार्ट 2 में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बट इन रियलिटी अगर देखा जाए तो बात यही है कि सबसे पहले हमको स्टेटमेंट ऑफ पीएल ही बनाना पड़ेगा। क्यों, स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं बनाओगे तो वो प्रॉफिट नहीं आएगा, तो यहाँ पे रिजर्व सरप्लस हम प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे।
यहाँ पे है ना रिजर्व एंड सरप्लस, तो प्रॉफिट कैसे ऐड करोगे, तो बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगा। तो बात हुई, अरे एक्सक्यूज, ठीक है, तो फिर बात वही है। एक अच्छी बात है ये कि आप इसको व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड बना सकते हो, देखोगे, देखो दिस बिकम द व्हाइट बोर्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग नंबर वन, आप इसको ब्लैक बोर्ड बना सकते हो। एक मिनट, देखा, दिस बिकम द ब्लैक बोर्ड, दिस इज द थिंग्स। एंड आजकल क्योंकि डार्क थीम चल रहा है कि नहीं, पूरा संसार में डार्क थीम चल रहा है, तो ये हो गया डार्क थीम, अंडरस्टैंड। तो इसको थोड़ा अच्छी कंप्यूटर आपको चलाने के लिए हर एक चीज का शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, समझ में, ताकि आप अच्छे काम कर सकते हो। तो देखो पार्ट वन, फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसका फॉर्मेट आपको एक बार पता होना चाहिए। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे थे 12th में, तो एक बार छोटा सा फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हम पढ़ लिए थे। इससे पहले भी जब शेयर्स पढ़ रहे थे तब भी हम बैलेंस शीट का थोड़ा थोड़ा फॉर्म डिस्कस किए हैं, लेकिन आज डिटेल में डिस्कस होगा और उसके ऊपर प्रॉब्लम भी चर्चा होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे पूरा पार्ट वन, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट अगर कर रहे हो आप, जो मतलब फॉर्मेट कर रहे हो, नहीं तो लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी, और सिर्फ लिखोगे बैलेंस शीट दिस कंपनी लिमिटेड। समझ में ये बात? आगे देखो, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट आ जाती है। तो फॉर्मेट अगर चीज नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट में नेम ऑफ द कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड, मान करके चलो नेम ऑफ द कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। बैलेंस शीट एज एट, ठीक है, 31, ये हो गया ना, 31, फिर आ जाना है मार्च, फिर एक्स 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 जो भी होना है, ठीक है। तो वही बात है, नेम ऑफ द कंपनी यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट कौन से डेट की है वो चीज फिलअप करने हैं। रुपीज इन, यहाँ पे हो सकते हैं लाख, यहाँ पर हो सकता है अपोस्ट्रोफी 30, इसका मतलब होता है रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन लाख, रुपीज इन करोड़, रुपीज इन 10 लाख, रुपीज इन कुछ भी कर सकते हो। तो रुपीज इन कितना आपको लिखना चाहिए, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है बार बार बता दे रहा है, क्योंकि कंपनी में जो फिगर्स होते हैं वो करोड़ का होता है, तो बार बार यहाँ पे जीरो लिखोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट से रुपीज इन करोड़ ऊपर में लिख करके यहाँ पे 2.72, 2.325, आप समझ जा रहे हैं चीज क्या है, अंडरस्टैंड, तो ऐसे काम किए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका 4 कॉलम होता है, 1 2 3 4, अंडरस्टैंड, चार कॉलम होते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले हम बैलेंस शीट ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको हैबिचुएट होना पड़ेगा। रियलिटी यही है कि सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट ही हैबिचुएट आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आप आंसर भी लिखोगे तो पहले बैलेंस शीट ही लिखोगे, सॉल्यूशन भी करोगे तो पहले बैलेंस शीट ही लिखोगे। ये समझ में, यही बात है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आज पहले सबसे पहले लिख दोगे तो, लेकिन उसका नोट्स जो होगा वो बैलेंस शीट के बाद ही आ सकते हैं, अंडरस्टैंड। थ्योरी लेकिन जब लिखोगे पहले बैलेंस शीट ही लिखोगे, ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं। जब थ्योरी लिखोगे, फॉर्मेट लिखोगे, तो सबसे पहले फर्स्ट आएंगे बैलेंस शीट, उसके बाद जाकर के आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हम दिखाएंगे, अभी जाकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आने हैं, अंडरस्टैंड। आगे देखो, तो सब यहाँ नेम ऑफ द कंपनी लिख देना है, बैलेंस शीट आ जाए 31 मार्च जो भी होना है, फिर 4 कॉलम होने 1 2 3 पर, फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब पहले हैबिचुएट नहीं थे, क्योंकि डायरेक्ट टी फॉर्म में बना रहे थे, तो सबसे पहले लेफ्ट में इक्विटी लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल लाइबिलिटीज लिख देते थे, राइट साइड में एसेट्स लिख दे रहे थे। लेकिन जब वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हो जाते हैं, आज पर शेड्यूल 3 सेक्शन 129, शेड्यूल 3 में ये सारे चीज कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। शेड्यूल, ये तो शेड्यूल है, लेकिन एक्ट वो कौन सा था जिसके लिए ये फॉर्म बनाना पड़ जा रहा है, सॉरी प्रोविजन, तो सेक्शन 129 के हिसाब से ये काम गवर्निंग हो रहे हैं, ठीक है। शेड्यूल 3 में सारे के सारे ये फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 होता है बैलेंस शीट, एंड शेड्यूल 3 का पार्ट 2 होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फर्स्ट कॉलम में देख लीजिए आप पर्टिकुलर से, ठीक है ना, particulars, this is the things, actually particular is something else, particular is something, this is particular, तो यहाँ पे देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सबसे पहले ऊपर में है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पूरा इजी है, पहले जैसे हो रहा था, पर्टिकुलर्स, फिर नोट्स नंबर जहां पे चाहिए, ये शेयर कैपिटल के लिए, तो ये यहाँ पे हेडिंग्स रहेंगे, समझ में आई बात, हेडिंग से फिर सब हेडिंग से, तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के अगेंस्ट में सिर्फ सिर्फ एक ही फिगर लिखना है, एक एक फिगर लिखना है। उसके अंदर में अगर मान करके चलो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे आइटम्स है उसके अंदर में, तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट ऐसे थोड़ा मतलब बल्कि हो जाएगा, कमजी हो जाएगा, कंफ्यूजनल हो जाएगा, लोगों को डुअलिटीज उठाना पड़ेगा। दैट्स वाई मान करके चलो रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत सारे के सरप्लसेस हैं, वो जाकर के आप नोट्स में लिखोगे बाद में। दैट्स वाई यहाँ पे नोट नंबर 1 2 3 लाइक दिस, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग्स, नोट नंबर 1 2 3 इस तरह लिखे जाएंगे। फिर नोट्स के आगे क्या है, figures as at end of the current reporting period, figures as at the end of previous reporting period। तो करंट रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में, दैट मींस कि अभी जिस ईयर की बात कर रहे हो,
ठीक है, सपोज मान करके चलो 31 मार्च 2020, तो फिर ये कौन सा हो जाना है 31 मार्च 2019, इज द थिंग्स। तो ये 31 मार्च 2020, तो सबसे पहले करंट रिपोर्टिंग आएगा, उसके बाद जाकर के प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का एंड, मतलब आज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, आज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड टर्म यूज हो रहे हैं, हमारे टाइम में अकाउंटिंग पीरियड यूज हो रहे थे। बात एक ही है, क्योंकि रिपोर्ट कर रहे हो इसलिए रिपोर्टिंग पीरियड, समझ में ये बात, अकाउंटिंग करते हो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड, और क्या बात। तो फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। फायदे क्या है दो दो रिपोर्ट को लिखने में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान करके चलो 20 लाख कुछ कैपिटल थे, अभी देखने में 22 लाख कैपिटल है, तो कंपेयर कर सकते हो। अगर जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू 22 लाख हो रहा है पहले, अभी 25 लाख, तो कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, क्या कैसा कुछ हो रहा है, इसका कंपेयर कर सकते हो। दैट्स व्हाई ये चीज बनाया गया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसके पीछे आइडियोलॉजी यही है। आगे देख करके चलो, फिर चलते जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले आता है, फिर शेयर होल्डर फंड, अंडरस्टैंड द पॉइंट। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आपको पहले से भी पता है दो चीजें आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। तीसरा पॉइंट क्या है बाद में समझा रहे। शेयर होल्डर्स का फंड का मतलब ही क्या है, उनको जितने भी राइट्स उनको मिलने वाले हैं, तो उनका सबसे पहला राइट क्या है, जो वो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो शेयर कैपिटल। आज तक जो पैसा वो कमाए हैं वो भी तो शेयर होल्डर का ही है कि नहीं, वो जो रिजर्व सरप्लस है कंपनी का, तो रिजर्व सरप्लस भी उन लोग का ही पैसा है। तो शेयर होल्डर का कुल संपत्ति मान करके चलो उनका जो इन्वेस्टेड पैसा और जितने रिजर्व सरप्लसेस, यही बात, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। प्रॉब्लम्स ही किए जाएंगे और आपकी डिमांड में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और जो भी बुक में दिए हुए हैं ऐसे ही होता है। जब तक कुछ एक चीज मतलब कहीं पे जरूरत नहीं था, जब प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तब तक हम उस चीज को जितना चाहिए उतना बता दिए। अभी ऐसे होता है, कुछ बुकिस्ट कीड़ा होते हैं, कोई बात नहीं, आप ही हमें मैसेज करोगे, सवाल करोगे, कौन सा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, तुरंत नहीं होता है, एक सवाल करने के लिए एक क्लास लगते हैं, समझ में आएगा। तो मान करके चलो आज हम ऐसे करें कि 5 नंबर सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि नहीं 8 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अब नेक्स्ट आप हमको बता दोगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात है या 9 नंबर क्वेश्चन की बात बोल दे रहे हो, तब नेक्स्ट क्लासेस में उसको फिर बता दे रहे। एक क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटा लगता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसी तो, अरे सब इरेज कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, हाँ वही बात, आप जो बुक फॉलो कर रहे हो उसी बुक से ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही आएंगे। मेरा कहने का मतलब वही होता है। क्यों, कुछ एक स्टूडेंट को उतना नहीं करने से संतुष्टि नहीं होता है, इसलिए हम वहां पे ही आएंगे, उसी का ही सवाल करेंगे, आगे आएंगे हम। ठीक है, कल तो छुट्टी होगा सर, परसों हम आ जाएंगे। तो शेयर कैपिटल देखो, ये रिजर्व सरप्लस दिए हुए हैं, दोनों आ जाने हैं। फिर देखो शेयर कैपिटल में भी तो बहुत चीज आने हैं, नोट 1, रिजर्व सरप्लस में बहुत चीज आने हैं, नोट 2। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है बाद में जाकर के दे रखे हैं, शेयर कैपिटल में क्या आने हैं, रिजर्व सरप्लस में क्या आने हैं, यही चीजें, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो पहले यहाँ पे देख लो ये फॉर्मेट, उसके बाद वहां पे हम जाएंगे। फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट्स देखिए एक पेपर है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट है वैसे ही शेयर वारंट्स है, ये भी शेयर की सर्टिफिकेट है, उसमें आपको वारंटी मिलता है, आपको एक तो गारंटी मिलता है एक तो कि आप ही को ये शेयर जो है आप ही को ही दिए जाएंगे, आप ही के नाम पे इशू होंगे, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो यही बात है कि आपको शेयर्स इशू होने वाले हैं, आपको शेयर्स आप ही को ही मिलेंगे उतना शेयर्स। तो उसका प्री प्रोसीजर जो होता है उस वारंटी को शेयर वारंट्स कहा जाता है। तो लेकिन उसके अगेंस्ट में भी कुछ पैसे आपको मिले होंगे, मिले होंगे नहीं, तो इसको कहते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। एक कॉल्स इन एडवांस, पैसा रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा से अलग है, और शेयर सर्टिफिकेट शेयर वारंट सिमिलर है बट नॉट एग्जैक्ट सेम है, समझ में बात। मान करके चलो ये भी कैपिटल ही है और इसमें से पैसा ही मिला है। आगे जब इसके ऊपर और बातें आएगा तो फिर हम और बताएंगे, दिस इज द थिंग। शेयर वारंट इज ए पेपर, जिसको लिखना है लिखते जाओगे, शेयर वारंट इज द गारंटी पेपर, ठीक है ना, लिखते जाओ, अगेंस्ट व्हिच शेयर्स इज टू बी इशूड टू ए पर्टिकुलर शेयर होल्डर विद गारंटी, समझ में आई बात, और assured numbers of shares are to be issued. Any money received against the share warrants that is treated as liability and treated as the capital. This is the thing. आगे देखो, फिर यहाँ पे लिखा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये तो हो गया, लेकिन अभी बात है कि आप किसी को जब तक अलॉटमेंट नहीं किए हो शेयर, वो तो शेयर कैपिटल नहीं हुआ, लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी आपको मिला है, अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो भी तो लाइबिलिटी है। दैट मीन्स कि 20 रुपए का एप्लीकेशन मनी कोई दिया हुआ है, अभी तक जो सीनरी चल रहा है, फिर उसके आगे हम काम नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है, आगे काम नहीं किए, तो इसका मतलब शेयर अलॉट नहीं हुआ। जब तक अलॉट नहीं हुआ है तब तक उसको शेयर कैपिटल नहीं कहा जाता,
या तो फिर उसको अलग शो किया जाता है। इन रियलिटी सब कुछ लाइबिलिटी, तो उसको अलग शो किया जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी जहाँ पे अलॉटमेंट पेंडिंग है तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे आ जाना है। यही बात है। क्या याद रहा आपको? शेयर कैपिटल रिजर्व ऑफ पहले से याद था, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, समझ में आई बात? शेयर गारंटी है, समथिंग लाइक शेयर गारंटी पेपर, ठीक है ना, उतने में भी समझ आ जा रहा है। फिर एप्लीकेशन पैसा मिला था, अलॉटमेंट नहीं हुआ, ऐसा याद रखो। नेक्स्ट विथ नॉन करंट लाइबिलिटीज, कुछ नहीं है। आप पहले भी लाइबिलिटी साइड क्या कर रहे थे, याद करो। पहले भी 12th तक क्या पढ़े थे आप, क्या कर रहे थे लाइबिलिटी साइड? शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, अभी भी वही है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो करेंट लाइबिलिटीज कह देते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को नॉन करेंट लाइबिलिटीज का नाम दे रखे हैं, और कुछ नहीं, वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होने एक बार देख करके चलो। तो नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करेंट व्हिच इज नॉट करेंट इज द नॉन करेंट। तो वर्डिंग्स चेंज हो गए, ये वर्डिंग्स चेंज हुए हैं आज से 10 साल पहले, अभी नहीं, ठीक है। तब तक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखे जा रहे थे, कभी कभार फिक्स्ड लाइबिलिटी भी आ गया था फॉरवर्ड, लेकिन फिक्स्ड लाइबिलिटी का टर्म गलत हो गया, बोली गाली गलत प्रूव हो गया, इसलिए उसको नॉन करंट लाइबिलिटी नाम दिए गए, ठीक है। क्योंकि फिक्स नहीं है ना, नो लाइबिलिटी इज फिक्स्ड, वन डे यू हैव टू रिपे इट टू द lenders, that's why no liability is fixed in this world, not even the capital also, equity share capital is the fixed, लेकिन वो भी जब तक कंपनी रहेगा, तो nothing is fixed in reality, that's why fixed का टर्म उठाया दिया गया है, समझ में ये बात? यही बात है। अब ऐसा देखो, ऐसा मानना है, ये सब कौन विचार करते हैं? आईसीआई वाले बैठ करके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए की जो बोर्ड है वो, आईसीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों मिल करके ये सब विचार करते हैं, फिर जो कंक्लूजन होता है वो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, बात वही है। जैसे कि आइंस्टाइन और न्यूटन बेचारे सदियों से वो गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उसका जो लोड जो है उठाना पड़ रहा है बच्चों को, उसी तरह है, समझ रहे हो? वो तो कभी गुजर जाएंगे, उसका लोड आपको उठाना पड़ेगा जिंदगी में। अभी देखो नॉन करंट लाइबिलिटी जो है, नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, मतलब अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कुछ पेंडिंग है तो, ठीक है, सारे के सारे टैक्स लाइबिलिटी हो सकते हैं एक साल में नहीं दिए जा रहे हैं, या फिर कुछ टैक्स अभी तक पेंडिंग है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे आपको आ जाना। डेफर्ड मतलब समझ रहे हो कि ये समथिंग व्हाट की नॉट पेड टिल डेट, और डेफर्ड दैट मीन एक्सटेंडेड और शिफ्टेड, समझ में आई बात, ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट ईयर, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी अगर बाकी है टैक्स लाइबिलिटी तो वो लाइबिलिटी, सॉरी टैक्स लाइबिलिटी बाकी है तो वो भी लाइबिलिटी यहाँ पे है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अगर और कुछ लाइबिलिटी रहा, छोटा मोटा बैंक लोन हुआ, या फिर मिस्टर एक्स से पैसा लाए हो, दोस्त से पैसा लाए हो, अदर यहाँ पे है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे कि बिल्डिंग प्रोविजन, समझ रहे हो, या फिर प्रोविजन फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मान करके चलो ऐसा कुछ है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर के लिए कुछ प्रोविजन बना तो वो लॉन्ग टर्म हो गए, यहाँ पे आ जाने। सबसे पहले आपको पता था कि प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में आने हैं, अभी लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म के हेड में आने हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म के हेड में आने, बस। फिर करंट लाइबिलिटी में आ जाओ। करंट लाइबिलिटी आपको पता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आप क्या आने हैं, मान करके चलो लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर लोन दे दिया है, डायरेक्टर लोन दिया है, या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबकी जो भी है, छोटे छोटे ओडी वगैरह हो सकते हैं, ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, कैश क्रेडिट हो सकते हैं बैंक से, या फिर मान करके चलो एक तो छोटा लोन लिया हो बैंक से क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गए, ठीक है, यही बात है। फिर आगे जाकर के देखो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब दो चीज इसमें आते हैं, ठीक है ना, एक तो क्रेडिटर्स लिख करके रखो, प्लस बिल्स पेबल, देखिए आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो ये एफएम में बहुत चाहिए, उसलिए आप पहले से लिख दो, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल दोनों को मिल करके ट्रेड पेबल का, क्योंकि ये व्यापारिक देन है, तो उसका हिंदी मतलब मीनिंग वही होता है, व्यापारिक देन, तो ट्रेड पेबल हो गया, तो क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आना है, आउटस्टैंडिंग वगैरह, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सेट्रा, तो अदर करंट लाइबिलिटीज पे आ जाने हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आ जाने, मतलब इसी साल का ही प्रोविजन है, मान कर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, छोटा प्रोविजन जो है एक साल का प्रोविजन, वो जितने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सेट्रा यहाँ पे आ जाने हैं। या फिर प्रोविजन फॉर पिकनिक पार्टी, समझ रहे हो, स्टाफ एक्सपेंसेस होता है कि नहीं, प्रोविजन फॉर स्टाफ पार्टी लिखा होगा कहीं पे, तो आप यहीं पे डाल देने हैं। अभी तक आपको क्या समझ में आया? ये हेडिंग से इसके अगेंस्ट में कुछ डिटेल देना है तो नोट्स में देना पड़ जाएगा, नोट्स नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख करके नोट्स में जाकर के बाद में देना पड़ जाएगा, और इसके अंदर भी क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो अभी हम बता रहे हैं। आगे देखो एसेट साइड आएंगे तो पहले भी आप लोग को पता है, पहले लिख रहे थे आप, कभी एक टाइम था फिक्स्ड एसेट करंट एसेट लिख रहे थे, लेकिन फिक्स्ड एसेट आजकल नहीं लिखे जा रहे हैं, क्योंकि उसका हम जस्टिफिकेशन आपको दे दिए, कुछ भी संसार में फिक्स्ड नहीं है, समझ रहे हो, जो एसेट आपके पास है वो फिक्स नहीं है ना, वो तो कभी ना कभी बेच दोगे या फिर टूट जाएगा,
अब फिर ऐसा कुछ था जिसकी वजह से चेंज हुआ, जिसको लॉ जस्टिफाई नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई चेंज हो गया। तो करेंट एसेट तो आपको समझ है ही, मतलब करीब करीब एक अकाउंटिंग पीरियड तक जो चलेगा वो करंट एसेट से। अब जो एसेट लंबा चलेंगे, जिसको हम रखे हैं ताकि हम रेवेन्यू अर्न करें, वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। ठीक है, उसी का ही नाम हो गया नॉन करंट। द एसेट्स व्हिच आर नॉट करंट आर द नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले आने हैं पीपीई, अभी देख रहे हो ना पीपीई किट वही पीपीई किट यहीं पे आ जाना है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नाम ही ऐसा है, अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ जाने हैं। तो प्लांट और इक्विपमेंट तो पता है, प्रॉपर्टी में इंटेंजिबल टेंजिबल सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखोगे क्या, वन, वन में होना है नॉन करंट एसेट, टू में होना है करंट एसेट, पूरा फॉर्मेट। देखिए ये लर्न करना पड़ेगा, इसमें इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको लर्न करना पड़ेगा। इसके आगे जो बताएंगे वो चीजें, बैलेंस शीट आप चेंज नहीं कर सकते हो, हालांकि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस थोड़ा चेंज कर सकते हो, बैलेंस शीट आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा याद रखने होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ आपके सवाल में मान करके चलो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आप जा करके देख रहे हो आपके सवाल में कुछ एक फॉर्म नहीं है, तो वो पर्टिकुलर टर्म को अगर आप भूल गए हो तो चलेगा। बैलेंस शीट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सबसे पहले टैंजिबल एसेट लैंड बिल्डिंग, इनटैंजिबल एसेट गुडविल एटसेट्रा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो कैपिटल अभी हम अभी डेवलप कर रहे हैं, चल रहा है उस पर काम, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जांपल दे, मान करके चलो जो बिल्डिंग बन चुका है वो तो बिल्डिंग है, वो तो कहाँ जाने हैं, टैंजिबल एसेट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, टैंजिबल एसेट में आ जाना है। अभी कुछ एक बिल्डिंग अब स्टार्ट किए हो, लेकिन उसमें भी तो 70 लाख खर्चा हो चुका है भाई, बिल्डिंग करोड़ों का बनता है, समझ में आई बात। तो कुछ एक बिल्डिंग अभी स्टार्ट किए हुए पर आधा बना हुआ है, उस पर 70 लाख ऑलरेडी खर्चा हुआ है। अब ध्यान से सोचो, ये आधा बना हुआ बिल्डिंग है कि नहीं। अगर पूरा बना हुआ बिल्डिंग 1 करोड़ है, ये आप लिख रहे हो एसेट में, तो आधा बना हुआ बिल्डिंग भी तो एसेट ही है, आधा एसेट है। लॉजिक इज दैट कि आधा एसेट है। तो वही कंसेप्ट है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वही होता है, समझ में आई बात। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम अगर हम बना रहे हैं या फिर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें जो काम हुआ है, उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ध्यान से सोचो, बिल्डिंग बनाने के लिए 50 लाख खर्चा हुआ है, अभी तक 1 करोड़ में बनेगा, तो अभी तक 50 लाख खर्चा हुआ है। ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है कि आप पीएल अकाउंट में डाल दोगे। समझ आ रहा है, जो थोड़ा सा भी कैपिटल और रेवेन्यू पता है वो अभी समझ चुका है, उसका आगे बोलने का जरूरत नहीं है, वो समझ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप पीएल अकाउंट में डाल सकते हो, रेगुलर एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर को डाल दोगे तो जिंदगी भर लॉस होना है। इतना पैसा पीएल अकाउंट में 1 साल में, जिसका बेनिफिट हमको 50 साल मिलेगा, वो 1 साल में उसका खर्चा डाल दोगे तो वो तो लॉस ही होना है। तो इसलिए क्या किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप पीएल अकाउंट में नहीं डाल सकते हो, इसलिए तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस चीज को हम फर्स्ट से में ही आपको पढ़ाए हैं, समझ में आई बात। तो दैट्स वाई यहाँ पर अगर आ जाओगे, तो जो कैपिटल अभी बन रहा है, जो बिल्डिंग्स बन रहा है, वो बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अगर इंटेंजिबल एसेट आप डेवलप कर रहे हो, मान करके चलो कोई एक आपस की सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर खर्चा आपको पता है, मोबाइल एप्लीकेशन, रिसेंटली मेरा दोस्त एक तो जो मोबाइल एप्लीकेशन बना है, ठीक है, मेरा दोस्त वगैरह है जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशनल कंपनी भी बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा दिमाग में भी कुछ था, ठीक है ना, फेसबुक जैसा एक मतलब कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज, मतलब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। फेसबुक फेसबुक की तरह एजुकेशनल एप्लीकेशन हम बनाने की अभी योजना कर रहे हैं। हालांकि कोई भी प्लान नहीं बताता है, तो यहाँ पे हम भी नहीं बताएंगे वो कैसा क्या चलेगा। प्लान कर रहे थे और ये चल रहा है, तो उतना पैसा तो इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टर भी देख रहे हैं। ऑब्वियसली बस हम बस कोई प्लान ही दे सकते हैं, हम तो कोई कंपनी नहीं खोल सकते ना, सरकारी ऑफिसर है। छोड़ दीजिए ये सब, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए आप बिजनेस, मतलब हम गवर्नमेंट लेक्चरर हैं तो क्या हुआ, हम तो बिजनेस का टीचर है ना। तो इसलिए हम ऐसा बहुत अभी भी बिजनेसमैन है जो हमारा कंसल्टेंसी के लिए डेली रात को फोन करते हैं। तो इन रियलिटी कभी ना कभी बाद में जा करके हम ये भी काम करते हैं 360 डिग्री बिजनेस कंसल्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा था, आप हमें पूछ भी सकते हो, लेकिन बिना ऐसे ही इनफॉर्मली, समझ रहे हो, आप कोई फार्म नहीं है कि आप इसके लिए नौकरी नहीं करें, या हो सकता है हम आपसे पैसा भी नहीं मांगेंगे, ऐसा बात है। आप डॉक्टर हो तो देखिए 2-4 जन को आप हेल्प कर देना चाहिए, लाइक दिस। हमको आता है तो थोड़ा बहुत हम 2-4 जन को हेल्प भी करवा देते हैं, समझ में आई बात। इसी तो थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर अकाउंट्स प्रॉब्लम हो,
अकाउंट्स की सॉफ्टवेयर इशू हो या फिर कोई बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चल दीजिए नेक्स्ट वीडियो देखो। फिर क्या हुआ आगे, मेरा कुल कहने का मतलब यही था कि आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में थोड़ा बहुत किसी को हेल्प भी करो और प्रैक्टिस भी करो, यही बात। आगे देखो, इंटेंजिबल एसेट एंड अंडर डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड। तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब है हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हाँ, मेरा दोस्त जो आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है उसका कॉस्ट है मार्केट में 6 लाख रुपीज। क्या आपको पता है एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में देख रहे हो, वो जो भी अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन में एक तो काउंट होता है, कम से कम 5 लाख रुपया में डेवलप होता है, कम से कम 5 लाख रुपया। छोटे से छोटे नहीं कह रहे हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन नहीं। फेसबुक जैसा एप्लीकेशन तो करोड़ों में ही बनता है, फेसबुक जैसा एप्लीकेशन करोड़ों में ही बनता है। गूगल मीट जैसे देख रहे हो या फिर ये जो एप्लीकेशन आज यूज कर रहे हो, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 50 लाख में भी नहीं बनेगा। क्या क्यों, इतना छोटा सा चीज आपको दिख रहा है फिर इतना कॉस्ट क्यों? इसके पीछे जो कोडिंग होता है, जो एक्सपोर्ट यूज होते हैं, और जो स्ट्रैटेजी उसके पीछे जो लगा हुआ है, और इतना कम इंटरनेट में भी कभी कभार चल जाता है, समझ में आई बात? ये चीजें कैसे क्या ऑब्जर्व कर लेता है, रिकनेक्ट सिस्टम कैसा है, इससे इसके पीछे जो कोडिंग है वो बहुत टफ है। दैट से उसके लिए चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसे। हाँ, तो 6 लाख रुपया जो मेरा दोस्त बनाया मोबाइल एप्लीकेशन, उसके लिए 6 लाख कॉस्ट था, लेकिन क्योंकि अपने ही दोस्त बना दिए तो वो 3 लाख में हो गया। तो सोचो एक सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं जिसका कॉस्ट होगा 10 लाख, तो अभी तक हम सॉफ्टवेयर बनाए हैं 5 लाख का। तो जब सॉफ्टवेयर बन जाता है उसको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है, आपको पता है सॉफ्टवेयर आता है इंटेंजिबल एसेट में। पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कॉपीराइट, नो हाउ, सब आपको पता होना चाहिए, अभी टाइम नहीं है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने में 10 लाख जब बन जाएगा तब वो एसेट है। अब जब बन रहा है तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 लाख ऑलरेडी लग चुका है, अब तो वो भी एसेट है ना, समझ तो गया आप, वो भी तो एसेट ही है। दैट्स वाई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जो अभी हम बना रहे हैं वो भी एसेट ही है, वो भी एसेट ही है, लेकिन वो अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए उसके लिए अलग सेक्शन रखे हैं। इस चीज को स्पेशली इन्वेस्टर देखना चाहते हैं। तो कोई फिजिकल एसेट अंडर डेवलपमेंट इसको कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है ना, यूएस में 25 साल के लिए कोई शेयर खरीदे हो। डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट, वहां पे क्या था, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपको टैक्स देना है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गया। अगर आप टैक्स रिफंडेबल है, पता है ना, जितना टैक्स असेस हुआ, पहले तो एडवांस टैक्स के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन एडवांस टैक्स अलग चीज है। पहले तो क्या होता है, एडवांस टैक्स के हिसाब से पहले पे करते हो क्वार्टरली 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 पे करते हो। मान करके चलो 1 लाख 1 लाख 1 लाख पे किए हो, कितना पे कर दिए हो, 4 लाख, ठीक है। ये आर्बिट्ररीली पे किया जाता है, सबसे पहले 4 लाख पे किए हो। बाद में टैक्स असेस होता है, असेसमेंट ऑफ कंपनी, सिर्फ असेसमेंट ईयर में हो सकता है। फिर पता चला कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 3 लाख 85 है, तो यहाँ पे आईटीडी जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 50,000 बिल्कुल रिटर्न करवा देंगे। तो कुछ एक टैक्स हम अगर ज्यादा दे दिए हैं या फिर हमको मिलने वाले हैं, वो तो रिसीवेबल हो गया, वो एसेट हो गया। तो डेफर्ड टैक्स एसेट, यही बात है, समझ में बात, नेट फिगर। इसको आगे जाकर के चर्चा होगी, सब कुछ बताने के लिए टाइम नहीं है। अभी समझ गए आपको एसेट्स अगर टैक्स मिलने वाले हैं तो वो हो गए रिसीवेबल। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे देखो आप, लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसका मतलब कि कंपनी किसी को लोन प्रोवाइड किया हुआ है, कंपनी किसी को लोन प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लोन से, ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, दैट मीन्स कंपनी बोरोड फ्रॉम बैंक। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में जो कंपनी एडवांस टू सम पर्सन, कोई एक पार्टी को 5 लाख हम दिए हैं, तो वो हमारे एडवांस हो गए, तो कंपनी दिया हुआ है, तो वो अमाउंट रिसीवेबल है, दैट्स ए एसेट है। अदर करंट एसेट्स, अगर और नॉन करंट, सॉरी, अगर और कुछ भी फिक्स्ड एसेट आपको, लंबा एसेट, नॉट फिक्स्ड एसेट, आजकल के डेट में लॉन्ग टर्म एसेट कुछ दिख रहा है तो फिर वो लिखोगे, समझ में आएगा। करंट एसेट आपको पता ही, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, tangible asset, intangible asset, work in progress, intangible asset, non development, non current investment etc. आपको दिखना है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, नेट etc. वही बात है, ठीक है। जस्ट वेट, जस्ट सिंगल मिनट, चलते हैं यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट। तो करंट एसेट्स में देखो क्या आएंगे, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हो वो आ जाने हैं। फिर यहाँ पे आपको देख करके चलो इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, फिर आपको पता है व्यापारी जो लेन है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आने हैं, एक तो होता है आपको डेटर्स,
डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, समझ में? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल मिल करके होते हैं ट्रेड रिसीवेबल। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश भी कैश इक्विवेलेंट्स जो भी चीजें उसके साथ रहे, ठीक है ना, कैश बैंक एंड सारे चीज को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहा जाता है। सट्टर लोन्स एंड एडवांसेस, अगर सट्टर में कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हो आप किसी को, मान करके चलो 5000 एडवांस टू मिस्टर एक्स जो सप्लायर है, समझ रहे हो कि नहीं, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट साल जाकर के माल देगा, अभी दिया नहीं हो, अभी वो हमको माल नहीं दिया हुआ, जा करके अगले महीने माल देगा, तो उसके लिए आप क्या किए हो, 5000 पे करके रखे हो, तो जैसे ही 5000 पे करके रखे हो तो फिर वो हो गया, आप एडवांस किए हो तो हमारे लिए वो रिसीवेबल है, जैसे ही रिसीवेबल हो जाता है वो एसेट हो जाता है, तो ये हमारे लिए एसेट है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट हो गए, ठीक है ना। फिर अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में और भी जो चीजें, और जो इसमें कवर अप नहीं हुआ, इसमें जो कवर अप नहीं हुआ वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएंगे, छोटे मोटे चीज जो भी होते हैं, लूज टूल्स वगैरह अदर करंट एसेट में आ सकते हैं, वो इन्वेंटरी में भी आ सकते हैं देख करके। तो अभी देखो उसके ऊपर डिटेल थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 5-10 मिनट चले गए, तो फिर कोशिश करते हैं इसको आगे लेकर के जल्दी हम खत्म कर देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। शेयर कैपिटल, लुक कट हियर, तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आना है बताए, तो हम पहले किसके ऊपर डिटेल भी बात करेंगे, तो वही बात है, ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड, तो ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल के लिए अलग अलग अगर क्लासेस हैं शेयर, प्रेफरेंस शेयर है तो इतना काम करना है, इक्विटी शेयर है तो इतना काम, तो कितना नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर ऑथोराइज्ड है, सबसे पहले ऑथोराइज लिखना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ शेयर इशू हुए, सब्सक्राइब हुए, फुल्ली पेड और जो फुल्ली पेड नहीं है, दोनों को क्लासिफाई करके अलग अलग जगह में लिखना है, मतलब उसका जो नोट्स लिखोगे, तो यहाँ पे तो शेयर कैपिटल हो गया, शेयर कैपिटल में मान करके चलिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे हम लिख देते 1, नोट नंबर हो गया, नोट नंबर 1, इस 1 को बाद में जाकर के डिटेल में लिखोगे, अब वही चीज समझा रहे हैं। तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, पहले ऑथराइज आता है, फिर फुल्ली पेड पार्टली पेड है तो वो लिख करके दिखाओगे, पार वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है उसके अंदर ही लिखोगे, क्या क्या डिटेल, डिस्क्लोजर, पार वैल्यू उसके अंदर ही लिखोगे, ये वही चीज है कि डिस्क्लोजर, मान करके चलो डिस्क्लोजर क्या क्या आपको शो करना मैंडेटरी है, क्या क्या मैंडेटरी है, ये सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट से, समझ में, नोट्स टू अकाउंट, वो कौन सी चीजें आप दिखाओगे, तो फेस वैल्यू कितना था, पार्टली पेड, फुल्ली पेड और ऑथराइज कैपिटल कितना था दिखाओ, शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड टू बी रिकॉन्साइल्ड, समझ में आई बात, पहले सबसे पहले आपका आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना था, आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब समझे हो, जितना अभी तक आपका रिडेम्पशन नहीं हुआ है, मतलब आपकी का एग्जिस्टिंग शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर बिगिनिंग में कितना था और साल के अंदर मतलब रिडेम्पशन कितना हुआ, बाद में कितना बचा, उसको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा, रिकॉन्साइल्ड है, समझ में आई बात, कंपेयर करके आपको ठीक से लेकर आना। अनपेड कॉल्स कितना है, कॉल्स इन एरियर, समझ में आई बात, तो कॉल्स इन एरियर को आपको पता ही माइनस करके लिखे जाते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स कितने हुए, तो फॉरफिटेड शेयर्स को भी शेयर कैपिटल के ही हेडिंग्स में आते हैं, वही बात है, समझ में आई बात, फॉरफिटेड शेयर्स आल्सो तो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल आपको पता है, कॉल्स इन एरियर कितने रहे और फॉरफिटेड शेयर्स, ये सारे डिटेल दिखाओगे। रिजर्व सरप्लस में क्या दिखाना है ना, रिजर्व सरप्लस में ये सब हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो, लेकिन ये नोट्स टू अकाउंट्स में रहेगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सरप्लस नंबर 2 लिख करके आओगे, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में 1, रिजर्व सरप्लस मान करके चलो 2, जिसमें चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि नोट हर एक जगह में लिखा जाएगा, मान करके चलो सवाल में दिया हुआ लॉन्ग टर्म लाइफ बोरोइंग्स डायरेक्ट दे दिया है 5 लाख, तो सीधा लिख दोगे, उसमें कोई भी आपको चाहिए नहीं आज सच नोट। नेक्स्ट अब देखो रिजर्व सरप्लस में क्या नहीं, कैपिटल रिजर्व क्या है आपको पता है, कैपिटल रिजर्व क्या चीज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताएंगे शेयर फॉरफिटेड हुआ, उसके बाद जाकर के शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, हो गया कैपिटल रिजर्व, लाइक दिस। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आपको पता है, जब रिडेम्पशन होता है शेयर्स तो उसके अगेंस्ट में एक रिजर्व बनाया जाता है, उसका नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फिर आगे देख करके हम चलें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहीं पे आना है रिजर्व सरप्लस से, क्योंकि वो हमारा कैपिटल फायदा है, आपको पता है। डीआरआर अगर बनाए हो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की तरफ, तो वो भी आना है, जितने प्रकार के रिजर्व, समझ में बात, हो सकता है वो रेवेन्यू रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सब कुछ यहाँ पे आना है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, जब एसेट रीवैल्यू होते हैं, बहुत जाता है सरप्लस द बैलेंस एज पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जो बैलेंस निकलेगा वो भी तो सरप्लस है कि नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस बता रहे हैं तो वो भी सरप्लस है। यहाँ पे आ जाने अदर रिजर्व, स्पेसिफाई द नेचर एंड पर्पज, अगर और भी कुछ रिजर्व है, मान करके चलो हम लिखते हैं कुछ बिल्डिंग फंड, तो उसमें आपको लिख देना है कि वो क्या पर्पज है उसका, वही बात, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सब रिवैल्यूएशन रिजर्व, सब कुछ यहाँ पे आ जाने हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, टर्म लोन 5 साल 10 साल के लिए, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी, आपका कुछ लाइबिलिटी था जिसको कि डेफर्ड किए हुए पेमेंट है,
बताएंगे इस चीज क्या है? जैसे कि लाइसेंस फी, ठीक है ना, लाइसेंस फी एयरटेल को मारा गया था 1800 करोड़। समझ में आई बात? कितना पैसा आप समझ भी रहे हो? 1800 करोड़ लाइसेंस, ऐसा कुछ था डेटा, अपडेटेड क्या है हमको नहीं पता। लाइसेंस, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करोगे तो इतना लाइसेंस फी देना होता है टेलीकॉम कंपनीज को, इसलिए तो टेलीकॉम कंपनी मतलब कुछ एक कंपटीशन में नहीं आ पाए, उसका खर्चा नहीं उठा पाते। तो ये फी अब नहीं दे सकते ना उन लोग एक साल में। वो उनका टाइम था 10 ईयर्स, लेकिन 10 ईयर्स में भी मुश्किल हो गया था उनको। 5 ईयर से 10 ईयर्स के अंदर है, 7 ईयर्स के अंदर देना है आपको, 5 ईयर से 7 ईयर के अंदर आपको देना है। ये दोगे ही दोगे, समझ में आया? पहले ऐसा हुआ करता था, आजकल लेकिन जल्दी पेमेंट करना होगा। तो लाइसेंस फी जो है वो जल्द आपको पेमेंट करना होता है, तो वो डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी, मतलब एक साल में आप नहीं दे सकते हो, तो उसको डेफर्ड करके रखे हो, समझ में बात? ओवर द ईयर्स अब दोगे तो लायबिलिटी है डिपॉजिट से, मतलब लोग जो डिपॉजिट किए हैं वो भी मतलब लोन ही है, हालांकि कोई पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स अपने पास रख सकता है। दिस इज नॉट लाइक शेयर, नॉट लाइक डिवेंचर, सिर्फ यही कह रहे हो। जैसे कि बैंकों में डिपॉजिट होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही कंपनी कह रहे हैं हमारे पास डिपॉजिट रखो, हम इंटरेस्ट दे देंगे। फाइनेंस कंपनी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस जिसके पास लीज ऑब्लिगेशन है वो भी यहाँ पे आ जाने हैं, वही बात है। फिर नेक्स्ट ट्वीट क्या हुआ देखो, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज, यही बात है। रिलेटेड पार्टीज एक स्पेशल टर्म है, अगर लिखा होगा तो रिलेटेड पार्टीज कंपनी लॉ के हिसाब से स्पेशल टर्म है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसको रिलेटेड पार्टीज कहा जाता है, क्या है, कॉर्पोरेट लॉ पे पढ़े हो। आपको सिंपली यही देखना है कि लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज लिखे हुए हैं, कहीं पे आ जाना है। आपकी सब्सिडरी कंपनी हो, आपकी होल्डिंग कंपनी हो, या फिर पार्टनर कंपनी हो, वहां से भी लोन लिए हो तो ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आने हैं। अदर लोन्स एंड एडवांसेस अगर लॉन्ग टर्म होगा तो उसका नेचर स्पेसिफाई करो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आ सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन लाइक ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पता ना, ठीक है, एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड या फिर ग्रेच्युटी, ये दिस इज समथिंग लाइक, आप कह सकते हो कि जस्ट सिंगल, हाँ, ग्रेच्युटी और प्रोविजन, दिस इज द प्रोविजन फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ इनकम टैक्स में आपको पता है ही। तो ये हमारा लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हम जा करके एम्प्लॉइज को बाद में पे करेंगे, तो ये लाइबिलिटी हो गया कंपनी के लिए, समझ में आई बात? तो ये प्रोविजन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अदर प्रोविजन, अगर कुछ प्रोविजन लंबा प्रोविजन बनाया हो, जैसे कि सपोज प्रोविजन फॉर मान करके चलो इरेक्शन ऑफ प्लांट साइट, समझ में आई बात? एग्जाम्पल दिए, ऐसा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, एग्जाम्पल दे, प्लांट साइट के लिए प्रोविजन बनाए जो कि बहुत लंबा चलता आ रहा है, या फिर कोई बड़ा नुकसान झेलना है आगे जाकर के आपको, तो उसके लिए प्रोविजन बना के रखे हो, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ पे आ जाना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो आपको पता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या चीज होते हैं, ये तो लीगल टर्म्स लिखे हुए हैं लॉ के हिसाब से, यहाँ पे हमारे सवाल में ये चीजें नहीं आएंगे। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, अगर कोई लोन से जिसको रिपेबल ऑन डिमांड लिए हो तो वो आ जाना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। पता है लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड होता है, जैसे कि बैंकों कंपनी बैंक में होता है ना कि पेमेंट ऑन डिमांड, उस तरह ये चीज यहाँ पे आ जाने हैं। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज, वही बात है फिर से, रिलेटेड पार्टी से अगर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिए हो तो फिर उसको यहाँ पे देने हैं। डिपॉजिट अगर शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म में आने हैं। अदर लोन्स एंड एडवांसेस अगर शॉर्ट टर्म होंगे तो अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड, ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, समझ रहे, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ, तो ये लीगल टर्म्स है जिसको कि स्पेसिफाई कहा गया है, तो इस चीज को लिखना है आपको, आपको भी याद रखना है ये चीज लॉ के हिसाब से। जब लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो परमानेंट एंड नॉट अकाउंट समझाने के लिए अगर आपको कहा जाएगा तो यही चीज लिखना है, ये चीज लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, दोनों को मिला करके यहाँ पे दिए हुए। तो अनपेड डिविडेंड्स अगर है वो भी तो करंट लायबिलिटी है, क्योंकि डिविडेंड हर साल डिक्लेयर किया जाते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, ये सब है। Application money received for allotment of securities and due to refund and interest. वही बात है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, वो भी यहाँ पे आ जाने हैं करंट लायबिलिटी में। फिर ड्यू पर एंड लिखा हुआ, एंड ड्यू पर रिफंड, अच्छा, अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी था आप रिफंड करने वाले हो, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देने वाले हो, तो वो आ जाएंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। पहले तो अकाउंटिंग में आप पढ़ दिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इश्यू ऑफ शेयर्स में कि अगर आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड करना है, नहीं किए हो तो लाइबिलिटीज है, वो तो अदर लाइबिलिटीज में आने हैं। रिजर्व सरप्लस ऊपर सारे के सारे लाइबिलिटी में जो नहीं आएंगे वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाने हैं।
उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है तो, और भी करंट लायबिलिटी अगर छूट गया है तो यहाँ पे आएंगे। ट्रांजिबल एसेट आपको पता ही है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ये डिटेल रिपोर्ट शोइंग एडिशन, कितना ऐड हुआ है। तो हर एक, सपोज मान करके चलो यहाँ पे लिख रहे हो जमीन, समझ रहे हो कि नहीं बात, लैंड लिख रहे हो तो ऐड कितना हुआ है, कितना सेल किए हो, एक्विजिशन किए हो अलग अलग पर्पज के लिए, ये सब क्लासिफिकेशन दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। एक्विजिशन थ्रू द बिजनेस कॉम्बिनेशन, अदर एडजस्टमेंट एंड अमाउंट रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन, फिर लिखा है इम्पायरमेंट लॉसेस रिवैल्यूएशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ईच क्लास ऑफ द एसेट। समझ में आई बात। ये पे जो आपके एसेट था उसमें कुछ डेप्रिसिएशन लगा क्या, कुछ अप्रिसिएशन हुआ क्या, कुछ एक लॉसेस था क्या, कुछ एक्सीडेंट हुआ क्या, समझ में आई बात। कौन कौन सी वजह था जिसके हिसाब से एसेट बढ़ गया या फिर घट गया, वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल आपको लिखना होगा। एक्सीडेंटल लॉस एक्सेट्रा भी आपको वहाँ पे भर देना होगा। दिस इज द पॉइंट, समझ में आई बात। आगे चल करके देखो इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट आपको पता है, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, उसके लिए भी आप बना करके ट्रेडमार्क रखे हो। ट्रेडमार्क बना करके जो उसमें टी लिख देते हो तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। या फिर आर राउंड दिखे हो आप, वो राइट्स रिजर्व होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम बताए थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत महंगा होता है, उससे आपके पास है तो वो इंटेंजिबल एसेट है। फिर माइनिंग राइट्स, आप ही माइनिंग कर सकते हो, ठीक है ना। माइनिंग राइट्स मतलब होता है ना, माइनिंग जिसके पास माइनिंग राइट्स होगा, लीज होगा, वही माइनिंग कर सकते हैं। फिर पब्लिशिंग टाइटल्स, ठीक है, आपके पास कुछ कॉपीराइट है पब्लिश करने के लिए। कॉपीराइट, पेटेंट, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर्विस एंड ऑपरेटिंग राइट। सर्विस ऑपरेटिंग राइट्स आपके पास है, जैसे कि अभी सिर्फ और सिर्फ रेलवे के पास ही है कि रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है, वही सिर्फ रेलवे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है। आपको लाइसेंस मिलता है कल जाकर के, जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा कि आप रेलवे की बिजनेस कर सकते हो, तो फिर आप ही कर सकते हो। इसको कहा जाता है सर्विस एंड ऑपरेटिंग राइट्स, ठीक है। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी आपके पास है, उसको भी एसेट कहा जाता है। कैसे एसेट कहा जाता है बता रहे हैं, एक तो लाइसेंस मिल गया या तो फ्रेंचाइजी। तो आप मिस्टर एक्स एंड सन्स आपका व्यापार था, फिर आप क्या कर रहे हो, मैकडोनल्ड्स, समझ में आई, मैकडोनल्ड्स या फिर CCD, क्या पे डे, इसका क्या किए हो आप, लाइसेंस खरीदे, सॉरी इसका कहा जाता है फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइजी आप खरीदे हो तो उसके लिए 5 लाख रुपया पैसा देना पड़ता है, जितना भी हो, 2 लाख 2.5 लाख जितना ही पैसा हो आपको देना पड़ता है। तो उतना पैसा पेमेंट किए हो तो ये कैपिटल पेमेंट हो गया, ये आपके एसेट हो गया, वो एसेट में आएंगे, समझ में ये बात। फिर रेसिपी, मॉडल, डिजाइन, फॉर्मूले, प्रोटोटाइप्स, फॉर्मूले कुछ बना के रखते हो। जैसे कि हम बता रहे हैं, मान करके चलो सबसे पहले जो वाईफाई बनाया, ठीक है ना, वो कभी नहीं बताया वाईफाई का फॉर्मूला क्या है। प्रोटेक्टेड पासवर्ड के साथ वाईफाई जो बनाया उसको फॉर्मूले बना देते हैं, ठीक है ना, उसको फॉर्मूले कहा जाता है। सबसे पहले जो कैमरा बनाया मान करके चलो, उसका नो हाउ कहा जाता है, कैसे बनाया। ये सारे चीज होते हैं फॉर्मूले, प्रोटोटाइप, डिजाइन। तो ये आपको नहीं बताएगा, आप सिर्फ और सिर्फ पैसा दोगे तो उसका फॉर्मूला बेच देगा। जैसे कि अगर रूस वैक्सीन बनाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो नहीं देगा आपको, समझ में आई बात। जब तक आप पे नहीं करते हो, तो आप पे करेगा इंडिया गवर्नमेंट, तब जा करके आप उसको फॉर्मूले खरीदोगे, तब जा करके आप बना सकते हो। या फिर मान करके चलो वो पेटेंट्स बना दिया, तो उसी का जैसा वैक्सीन आप बना ही नहीं सकते हो जब तक उसको पैसा नहीं दोगे। अदर स्पेसिफाइड नेचर, डिटेल रिपोर्ट, कितना एडिशन हुआ, कितना डिस्पोजल हुआ, एक्विजिशन हुआ, ये चीज आपको इसमें लिखो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कहीं लगाए हो पैसा। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किए हो, आपका काम ही है, आप क्या करते हो, जमीन में इन्वेस्टमेंट किए हो इसको बेचने के लिए, तब जा करके आप जमीन खरीदे हो यूज के लिए तो एसेट हो गया, प्रॉपर्टी में PPE में आ जाएगा। लैंड खरीदे हो ताकि उसको व्यापार करो, बेचोगे उसको, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रस्ट, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फार्म में इन्वेस्ट किए हो, या फिर दूसरे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यही चीज है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अगर कहीं आप बाहर इन्वेस्टमेंट किए हो लॉन्ग टर्म, तो वही आ जाने हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। आप पैसा दिए हो, असेट है ना ये, आप पैसा दिए हो अदर्स पार्टीज को, तो ये क्लासिफाई हो सकते हैं, ये सारे चीज के अंदर है। तो कैपिटल एडवांसेस किए हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं पे आप दिए हो, loans and advances to the related parties or the loans provided a debtor unsecured loan, doubtful, considered goods, secured, considered goods, unsecured, considered goods, doubtful, ये चीज जो है बाबू, ये सारे सारे लॉ की टर्म है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप ये इतने सारे नहीं आने हैं आपको, आप याद रखो लोन्स एंड एडवांसेस लिखा हुआ, अगर बाहर पार्टी को दिए हो तो वासेट यहाँ पे लिख देने हैं। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या रहे,
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, अदर इन्वेस्टमेंट। समझ में ये बात। इन्वेंटरीज का मतलब वही होता है, इन्वेंटरीज का मतलब अभी तक जिसको नहीं पता है वो स्टॉक है, याद रखो वो स्टॉक को कहा जाता है इन्वेंटरीज। लेकिन स्टॉक क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि स्टॉक का मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ समझते थे फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, यही प्रॉब्लम है। दैट्स योर इन्वेंटरीज। लुक एट स्टॉक, हाँ फिनिश्ड गुड को लोग समझते थे, इसलिए इन्वेंटरी जिसका नाम दे दिया। इन्वेंटरी में जितने प्रकार के भी आप देख रहे हो वो सब कुछ आ जाने हैं। फिनिश्ड गुड भी यहाँ पे आने हैं, रॉ मटेरियल आने हैं, वर्क इन प्रोग्रेस आने हैं, सब कुछ। तो रॉ मटेरियल की स्टॉक हो या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, ये पूरा कच्चा माल हो, आधा बनाया हो गुड्स हो, या फिर पूरा फिनिश्ड गुड हो, या तो इन्वेंटरीज में आजकल आ रहे हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर एंड स्पेयर फाइल कागजात जो रखे हो यूज करने के लिए, कभी स्पेयर्स मतलब स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा के रखे हो, लूज टूल्स का मतलब वही हो जाता है स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा के रखे हो, तो वो भी। स्टॉक इन ट्रेड, आपकी व्यापार में स्टॉक इन ट्रेड जो है, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में आपके माल आके रुका हुआ है, ये सारे के सारे चीज इन्वेंटरीज में आजकल आ रहे हैं। समझ में आती है, इन्वेंटरी जी है। अंडरस्टैंड। फिर आगे देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आने हैं। तो बैंक बैलेंसेस विद बैंक, बैंक का जो बैलेंसेस है, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, ठीक है ना। फिर कैश इन हैंड, अदर स्पेसिफाई नेचर, अगर और कुछ को भी कहते हो, सपोज मान करके चलो कोई एक आपको इलेक्ट्रॉनिक चेक मिला है, समझ में आई बात, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाने हैं। जो भी कैश और कैश को रिप्रेजेंट करता है, चेक एक्सेट्रा, ड्राफ्ट और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आजकल आ रहे हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाने हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो फॉर्म ऑफ, ये पार्ट 2 है, फिर से बता दे रहे हैं हम। तो फिर से शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 3 में पार्ट 2 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्ट 1 में लिखा हुआ है बैलेंस शीट। अब बिल्कुल इसको गलती नहीं करना, और इसका गवर्निंग सेक्शन है 129, ठीक है, इसके हिसाब से चल रहे हैं। तो फिर से वही चीजें आपको यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ द कंपनी मान करके चलो ABC लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, अभी तक तो 31 मार्च 2020, 21 तो आया नहीं है ना, तो 31 मार्च 2020, रुपीज इन लाख्स मान करके चलो, रुपीज इन लाख, तो लाख लिख दोगे अच्छा, या फिर 5 जीरो यहाँ पे आपको लिख देना है, रुपीज इन लाख में सपोज ये चलता रहेगा, ठीक है। तो आगे देख करके चलो पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या होगा, सब जब टी फॉर्म का हो रहा था, टी फॉर्म, तो आप क्या कर रहे थे, इनकम्स जो है वो क्रेडिट साइड लिख रहे थे, और एक्सपेंडिचर जो है डेबिट साइड लिख रहे थे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, अभी फिर उसके नीचे पीएल अकाउंट बना रहे थे, ऐसा बात था। अभी क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट दोनों को मिला करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। फिर आप राइट साइड इनकम्स लिख रहे थे, तो अभी क्या करोगे, सबसे पहले इनकम लिखोगे, उसके नीचे एक्सपेंडिचर लिखोगे, तो इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे। कॉन्सेप्ट कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ, डेबिट क्रेडिट की कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट जो है, हुलिया जो है, जो पहले बना रहे थे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अभी सिर्फ और सिर्फ वही चीज वर्टिकल फॉर्म में आ गया, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग बस। तो कॉन्सेप्ट आज भी वही है, डेबिट क्रेडिट आज भी वही है, अकाउंट्स वही है, बस उसका जो हुलिया और हरकतें वही चेंज हो गई। समझ में आई बात? क्योंकि हालात के अनुसार दुनिया में धीरे धीरे अकाउंट्स को चेंज कर दिए गए। क्यों ऐसा किए गए, क्योंकि डेबिट क्रेडिट जहां पे लिखे जा रहे थे रिजिडली, सिर्फ और सिर्फ जो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ चुका है वही समझ, उसको ही समझ आएगा। तो इन्वेस्टर्स कहीं कभार हो सकते हैं वो कॉमर्स वन नहीं पढ़े हैं, वो क्यों पढ़ेंगे, वो डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट उनको क्यों पता होना है। तो एक कस्टमर हो या फिर कोई पब्लिक हो, क्योंकि पब्लिक कंपनी कैन बी असेस्ड फ्रॉम द पब्लिक, इन्वेस्टर्स हो, उसको उतना समझ नहीं है कॉमर्स का, अगर वो भी चाहता है अपनी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं देखने के लिए, तो सीधा आप काम करो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म पता है, मम्मी जब आपको सब्जी और राशन खरीदने के लिए भेजते हैं, जो लिस्ट दिया जाता है उसको स्टेटमेंट फॉर्म कहा जाता है, वही। तो सीधा और सीधा टिप्पणी दे करके बताओ, ऊपर से नीचे लिख करके बताओ, तो ये लोगों को समझने के लिए इजी हो गया, दैट्स व्हाई ऐसा हो गया। लेकिन डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट आज भी सेम। तो बैकग्राउंड में जो काम करेंगे उनको अकाउंट्स की बहुत नॉलेज होना चाहिए, फोरग्राउंड में जो दिखेगा उसको कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, इसलिए ये बदलाव लाया गया है। लेकिन हमें नहीं लग रहा ये भी टिकेगा, फिर से इसको चेंज किया जाएगा। समझ में, तब तक के लिए हम ये पढ़ेंगे। तो आगे देखो, तो बात वही है, नेम ऑफ द कंपनी, परसेंट, यही चीजें। फिर पर्टिकुलर्स आ जाता है, फिर नोट नंबर, यहाँ पे भी 4 कलम है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। समझ में आई बात, 3 4।
तो ये पर्टिकुलर है नंबर 1, नंबर 2, नोट्स नंबर 1 2 3 पर आप लिखोगे फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिर फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। क्यों दिया गया? कंपेयर पर्पज के लिए। मान करके चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल होता है, इस साल सेल कितना हुआ, पिछले साल सेल कितना हुआ, तब तक तरक्की पता चले ना। ये सब कुछ बनाया गया है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्वेस्टर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा तब जाकर के वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो आपकी इक्विटी शेयर में कोई माथापच्ची करने क्यों जाएगा। समझ में आएगा? दैट्स वाई इतने सारे रोल किए गए हैं। ठीक है, तो आगे देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है यहाँ पे सेल्स आने हैं। तो बेसिकली आपका जो व्यापार है, मान मान करके चलो आप सर्विस दे रहे हो, तो आपकी सर्विस दे रहे हो जो भी चीज जिसको लोगों से सर्विस में, रिपेयरिंग में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में पैसा कमा रहे हो, वो पैसा आ जाना है ट्रैवलिंग टूर्स में, या तो आप सेल्स करो माल उसका पैसा। तो मेन ऑपरेशन आपकी जो बिजनेस की है वो आ जाना है। उसको छोड़ करके इस संसार में एक ही डायरेक्ट इनकम है, वो है सेल्स। उसको छोड़ करके जितने भी इनकम्स आने हैं वो अदर इनकम्स में आ जाएंगे। ये दोनों को मिला करके टोटल रेवेन्यू होना है। तो ये रोमान आई लिखा हो तो वैसे ही आप लिखोगे, रोमान 2 लिखा हो तो वैसे ही लिखोगे, रोमानी 3 तो वैसे ही आप लिखोगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही बात है, रोमान 1 में कहा जा रहा है कि यही बात है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर 2 3 में कहा जा रहा है अदर इनकम, दोनों मिलकर के टोटल 1 + 2 टोटल रेवेन्यू खत्म। तो यहीं पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, समझ में आई बात? दोनों को मिल करके टोटल रेवेन्यू 1 + 2 हो गए। आगे देखो एक्सपेंसेस, सीधी बात है 4 नंबर एक्सपेंसेस, और कुछ हेडिंग ही नहीं है, खत्म। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर एक्सपेंसेस दोनों मिलकर टोटल होना है, फिर एक्सपेंसेस। इसमें बात वही है, एक्सपेंसेस में पहले आप कैसे भी हापाजाली लिख दे रहे थे, मान करके चलो ये एक्सपेंसेस साइड था, सैलरी फैलरी रेंट टैक्सेस कैसे भी लिख दे रहे थे, अभी 2 4 हेड है, उसी हेड में ही इसका लिखोगे, बस काम खत्म। फिर ऊपर से एक्सपेंस इन रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, नीचे प्रॉफिट आ जाने हैं। फॉर्मेलिटी बहुत लंबा है लेकिन आपको प्रॉब्लम उतना तक नहीं आएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे क्वेश्चन पेपर सेटर को भी कि उतना तक बड़ा क्वेश्चन और ये नहीं आना है, और हम भी नहीं डालेंगे, समझ में आया? जिसमें कि बहुत ज्यादा काम हो, लेकिन एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत रहेगा। तो एक्सपेंसेस में बात वही है, क्या है एक्सपेंसेस में देख करके चलो। एक्सपेंसेस में लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आप मटेरियल कंज्यूम किए हो, सबसे पहले कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान से देखने वाला चीज, पहले डेबिट क्रेडिट था तो क्या हो रहा था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मान करके चलो यहाँ पे आ रहा था, फिर परचेज आ रहा था, क्लोजिंग स्टॉक राइट साइड में आ रहा था। ये तीनों को मिला करके एक जगह में डाल दिए, इसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। समझ में? याद करो कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकल रहा था, क्या आपको पता है? बिल्कुल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये कर रहे थे कि नहीं आप लोग? याद करो। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अब कर रहे थे। इसको ये कर देने पे क्या फायदा हुआ ना, कितना कंज्यूम हो गया, वही चीज डायरेक्ट आ गया। पहले तो सर ऐसा नहीं होता था, होता था ऐसे ही, ध्यान से सोचो। आप देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और परचेज डेबिट में आता था, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता था, उसका मतलब क्या हो गया, मतलब ओपनिंग के साथ परचेज ऐड हो रहा है और क्रेडिट में आ रहा है, मतलब क्या माइनस हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों प्लस होकर के माइनस हो रहा था। अभी भी तो वही हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मतलब क्योंकि दोनों साइड था तो उसमें प्लस माइनस करके ऑटोमेटिक हो जा रहा था, अब यहाँ पे खुद से मैनुअली करना होगा। तो मटेरियल कंज्यूम्ड जो है उसको प्लस करना हो, मतलब कंज्यूम्ड निकालना होगा। तो आज से आप याद रखो, जैसे कि कंज्यूम्ड कितना खर्चा होगा, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पता है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता था, वैसे ही समझ में आई बात। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया, यही चीज। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो उतना तो टाइम नहीं होता है, फिर भी बता दे रहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या ऐसा करने से निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। एक छोटा एग्जांपल हम यहाँ पे आपको देते हैं, ठीक है। आप सुबह देखे 5 यूनिट आपके था, 5 यूनिट था, फिर आप क्या किए हो, 10 यूनिट खरीद के बाजार से लाए। मटेरियल की बात करें, 5 kg मटेरियल था, 10 kg खरीद के लाए बाजार से। बाद में जाकर के आप देख रहे हो कि आपके पास 12 यूनिट्स, यूनिट बता रहे थे, 12 यूनिट मटेरियल पड़ा हुआ है। तब बिल्कुल बता सकते हो ना कितना यूनिट आपकी यूज हो गया प्रोडक्शन के लिए। समझ में आई बात? कमेंट करते रहो, हम देखेंगे, हम यहाँ पे बता दे रहे, आप कमेंट भी कर दो। 5 यूनिट सुबह से था, 10 यूनिट खरीद के लाए बाजार में, फिर देख रहे हो लास्ट में जाकर के सामने 12 यूनिट्स अभी पड़ा हुआ है गोडाउन में। तो कितना यूनिट सब कंज्यूम कर लिए प्रोडक्शन के लिए, कितना यूनिट यूज हो गया आपकी, बताओ भाई। 10 5 कितना होना चाहिए था, 15 यूनिट होना चाहिए था। 15 यूनिट आपके पड़ा हुआ होना चाहिए था। 3 यूनिट 3 यूनिट मोन्ता पत्र यूनिट 3 3 3 शशिकला,
ठीक है, तो 15 यूनिट होना चाहिए था लेकिन 12 यूनिट से 3 यूनिट अब खा गए इसका मतलब। तो कैसे निकला ये ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, वही बात है। अगर इस चीज को अगर आपको थर्ड से में फिफ्थ से में समझाना पड़ेगा फिर तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो कैसे निकलता है, मटेरियल कंज्यूम्ड जो चीज है वो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक होकर निकलता है। ठीक है, ये तो मटेरियल की बात हो गई। अब फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दोनों ही तो लिखते हो ओपनिंग स्टॉक में। परचेज ऑफ मटेरियल परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड, अगर आपकी दोनों ही तो चीज लिखते हो तो फिनिश्ड गुड का क्या होगा, वो दो सेक्शन में होंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक जगह में आएगा, स्टॉक इन ट्रेड मतलब अगर ट्रेडिंग कंपनी हो तो परचेज भी करोगे ना माल, कुछ में देखो कुछ एक मटेरियल खरीदे जाते हैं, कुछ एक गुड्स डायरेक्ट परचेज करके बेचते हैं, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ से माइनस कर देंगे, ओपनिंग से क्लोजिंग हटा देंगे, तो उसका नाम होगा चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। समझ में आई बात, चेंजेस इन फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस, समझ में आई। तो मटेरियल का जो कंज्यूम हुआ, अब वैसे ही आपको पता चल रहा है, देखो इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल ही तो नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड दोनों ही तो होता है। अगर मटेरियल कंजप्शन का बात हो गया ऐसे, तो फिर तो वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड का भी तो कंजप्शन ही लेना है, यस उसका भी कंजप्शन लेना है, लेकिन वो कैसे काम होगा, परचेज को एक अलग जगह में लिख देंगे। ठीक है कोई बात नहीं, देखो नेक्स्ट क्या हो गया, चेंजेस इन इन्वेंटरी जो फिनिश्ड गुड। हाँ, तो इसका लॉजिक क्या है एक बार देखो। तो मटेरियल कंज्यूम्ड जो है ये बहुत सारा समझ नहीं पाते, रट देते हैं ताकि ये क्या होना या क्या ना। देखिए एक बार आप लॉजिक नहीं समझोगे चीजों की तो फिर वैसे भी रटना ही पड़ेगा, समझ में आई बात। तो अभी क्यों कंजप्शन लिया जाता है आपको पता है, तो जितना ओपनिंग स्टॉक था वो तो था ही, इतना खरीदे हैं, फिर तो 12 यूनिट बच भी गया, ये थोड़ी ना यूज हुआ। तो प्रोडक्शन में जितना यूज हुआ उसी को ना एक्सपेंसेस मानेंगे, एक्सपेंसेस किसको मानोगे, जितना कंजप्शन हुआ। तो यहाँ पे 3 यूनिट ही कंजप्शन हो रहा है, समझ में आई बात, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स को ही वहां पे कंसिडर किए जाएंगे, समझ में आई बात, दिस इज द पॉइंट। फिर आगे देखो, ऐसे ही वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड का भी तो कंजप्शन ही लेना है, लेकिन इसका तरीका अलग है। एक जगह में परचेज लिख देंगे, मतलब 10 यूनिट एक जगह में लिख देंगे, और ये जो रहा ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तब भी तो हो जाएगा ना। ये दोनों को एक साथ लिख देंगे, समझ में आई बात। तो पहले क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के लिए ये करोगे, मटेरियल कंज्यूम। ये दोनों के लिए क्या करोगे, परचेज अलग से लिखोगे, फिर ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे। यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आई बात। तो लोगों को ताकि पता चल जाएगी कितना माल इस साल खरीदे हैं, तो परचेज ऑफ स्टॉक अलग जगह में, फिर चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब समझ में आया, चेंजेस इन इन्वेंटरी मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक कितना था लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना था, अगर पॉजिटिव फिगर हो रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव फिगर हो रहा है तो ब्रैकेट मतलब नेगेटिव फिगर, तो इसमें से वो एडजस्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब सैलरी एक्सेट्रा जो भी हम उनको पैसा देंगे, कमीशन बोनस जो भी एम्प्लॉय को देंगे, पीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पर। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कैपिटल मेंटेन करने के लिए जितना कॉस्ट होता है, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह, समझ में आई बात, फ्लोटेशन कॉस्ट या फिर फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस का मतलब ये होता है कैपिटल या फिर कैपिटल रिलेटेड, इंटरेस्ट वगैरह फीस कमीशन ब्रोकर फी कुछ लगेगा तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में आ जाना। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, समझ में बात, अगर फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट एक स्पेशल लिखा जाएंगे। अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है, तो इंटेंजिबल एसेट अगर घट रहा है तो वो अमोर्टाइजेशन में आ जाने, या फिर कोई भी एसेट जिसको काटना होगा धीरे धीरे उसको डिप्रेशन और अमोर्टाइजेशन में डाल देंगे। और इसमें से जितना खर्चा यहाँ पे कवर अप नहीं हुआ वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाने, जैसे कि मान करके चलो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाने। ये मेन हेड होते हैं। इसके बाद अगर कुछ अब हेड बना रहे हो तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन चाहिए नहीं, यही बात है। आगे देखो, फिर अभी क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर, यहां तक प्रॉफिट हो गया, ये यहाँ इसके बाद जो लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोग को समझाने के लिए, वो 4 नंबर हो गए। अभी 5 नंबर में क्या हुआ, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस है, इतने सारे चीज समझ में आई बात, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस। फिर प्रॉफिट निकल गए, लेकिन बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो 3 - 4, 5 में क्या लिखोगे, 3 में क्या था कुल एक्सपेंसेस, और 4 में क्या, सॉरी 3 में था टोटल रेवेन्यू, 4 में था एक्सपेंसेस, तो 3 - 4 कर दोगे, प्रॉफिट आपके यहाँ पे आ जाने हैं। अगर कुछ एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो रहा है, एक्सीडेंटल नॉन रिकरिंग लॉटरी लग गया एक्सेट्रा, बिजनेस एक्वायर किए हो उसके हिसाब से लॉस स्नॉप सेल, ये सारी चीज एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। फिर एक्सेप्शनल आइटम माइनस कर देना है तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। एंड टैक्स, देखो एक चीज हट गया,
प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, अगर एक्सेप्शनल हटा दोगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड टैक्स, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी हटा दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। तो यहां तक हमारा याद रखोगे आप, 9 नंबर पॉइंट में पीबीटी आना है। तो पीबीटी से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से फिर टैक्स हटाओगे, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, इस साल के टैक्स और कुछ टैक्स अगर पेंडिंग था तो। दोनों को हटाने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन निकला, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, लेकिन करंट पीरियड का प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूअस ऑपरेशन निकल गया, ठीक है ना। कंटिन्यूअस ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस अभी चल रहा है हमारा, ये देख करके चलो 7 से 8 माइनस कर दो, क्या लिखे हो, टैक्स तक तो माइनस करोगे, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो 7 से 8 गए, किसी क्यों लिखा हुआ है 7 से 8, फालतू लिखा हुआ है, 9 से 10 माइनस करो, चलो ठीक है। प्रॉफिट बिफोर फ्रॉम द कंटिन्यूअस ऑपरेशन हो गया ये चीज। फिर प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर हमारा इस मान करके चलो अप्रैल से मार्च होने वाला है, जुलाई के आसपास कुछ एक हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो उसका प्रॉफिट कुछ है तो वो भी यहाँ पे जोड़ोगे, क्योंकि उसका तो बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट लॉस तो बनेगा नहीं, कोई एक बिजनेस अगर आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है तो उसका यहाँ पे जोड़ोगे, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर आप कुछ का था तो उस चीज को यहाँ पे जोड़ दोगे। फिर टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट जोड़ रहे हो तो उस प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स भी आप कैलकुलेट नहीं किए थे ना, तो उसका टैक्स अभी यहाँ पे माइनस कर दोगे। फिर प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन निकलेगा, फिर प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, ये दोनों को मिलाओगे, कंटिन्यूइंग पीरियड का प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग पीरियड, दोनों मिला करके फिर आ जाएंगे प्रॉफिट। तो 15th वाला पॉइंट में प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आना है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। फिर क्या होना है देखो यहाँ पे, अर्निंग्स पर शेयर, समझ में, अर्निंग्स पर शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड, अंडरस्टैंड, बेसिक और एंड डाइल्यूटेड दोनों को दिखाना है। तो ईपीएस बाद में आपको जाकर के मिल जाने हैं। ये एक्चुअली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का ये पार्ट नहीं है, समझ रहे हो कि ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए, हम बताए ना, यहाँ से यहाँ जो आने हैं वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। तो जितने भी प्रॉफिट आपका हुआ डिवाइडेड बाय अगर कर दोगे आप नंबर ऑफ शेयर, तो आपको तो ईपीएस आ जाने हैं। तो बेसिक कितना, डाइल्यूटेड कितना, बेसिक में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स जाता है, डाइल्यूटेड में क्या होता है बता रहे हैं आपको। मान करके चलो जितना डिवेंचर्स है या फिर जितना प्रेफरेंस शेयर है, उनको आप वादा करके रखे हो कि वो कभी ना कभी कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट मान करके चलो अभी अगले साल जाकर के होने हैं, या फिर उनका ड्यू हो चुका है, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो तो 5,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो हो जाएंगे कन्वर्ट तो कितना होगा, उसको कहते हैं डाइल्यूटेड, समझ में आ गई बात। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को ही लेकर के जो आप ईपीएस निकालोगे उसको कहा जाएगा बेसिक। जितना डिवेंचर शेयर कन्वर्ट होने वाले थे अगर हो जाते तो कितना ईपीएस हमको होता, कम होगा। तो हमेशा बेसिक जितना होना है डाइल्यूटेड उससे कम होना है, यही बात है, समझ में आई बात। तो अगर आपको कोई कहीं पे इशू मिलेगा तो आप हमें मैसेज करोगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखो, you are required to prepare statement and profit loss balance sheet from the trial balance extracted from the books of the इंटरनेशनल होटल लिमिटेड। तो इंटरनेशनल होटल लिमिटेड है 31 मार्च 2002 में उसको करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन है इसलिए हमारे पास कम टाइम लगेंगे, और यहाँ पे हम बताएंगे कैसे एरर फ्री क्वेश्चन आप करोगे, समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ, होटल बिजनेस है, ट्रायल बैलेंस जिसका दिया हुआ है, यही बात है, इसका ट्रायल बैलेंस सही है। यहाँ पे आकर के देखो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस, उसके बाद जो भी दिए हुए मतलब ये एडजस्टमेंट है, और आपको पता है डबल एंट्री यहाँ पे हम नहीं सिखाएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स में कौन सा क्या चीज हेड में जाने वाले वो सिखाएंगे, ठीक है ना। और आगे यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के ऊपर कुछ लिखे हुए हैं, मतलब जो भी ये चीजें एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हम जल्दी से बता कर वो खत्म कर देंगे, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताएंगे आप कैसे करोगे। यहाँ पे जब तक बात था हॉरिजॉन्टल की, ठीक है ना, तब तक ठीक था क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड आप लिखते रहे। वर्टिकल हो जाने से क्या होगा, ये हेड के वाइज में आपको इस ट्रायल बैलेंस से आइटम ढूंढने पड़ जाएंगे कौन से कहां पे जाने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये हेडिंग सारे के सारे याद रखोगे। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दोगे, लेकिन याद रखोगे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को पहले लिखा जाएगा और उसका नोट्स पहले स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में जाकर के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख करके आप चल सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की नोट्स आप लिखोगे। लेकिन आपकी ईजीनेस के लिए आप समझ सकते हो, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को
फर्स्ट फॉर्मेट खींच दोगे, फिर बैलेंस शीट को सेकंड फॉर्मेट खींच दोगे, लेकिन यहीं से बैलेंस शीट ही आपको लिखना होगा। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। इसका नोट सबसे पहले ऊपर है, लिखना होगा। ये कॉन्सेप्ट है, हार्ड भाई जी बोले इसमें से भी वेरिएशन होता है तो ठीक है, मार्क मिलेगा, कोई बात नहीं। आगे देख करके चलो, नोट्स टू अकाउंट्स, फिर ये 3 नंबर में थर्ड पार्ट में आपकी नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, लेकिन ये शेयर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट शेयर कैपिटल होना चाहिए। तो नोट्स टू अकाउंट जैसे ही खत्म हो जाएगा तब आपका आंसर खत्म होना है, ठीक है। तो एक एक चीज अभी उठाते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कौन सा कहाँ पे क्या आने वाला है। जैसे कि हम बताएं, कोशिश करो आप एक दिन के अंदर अभी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस याद रखोगे, वो हेडिंग सारे के सारे बहुत ईजी है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। सबसे पहले क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम्स दोनों को मिल करके फिर क्या था आपकी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर सब माइनस कर देना है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। वही बात, एक्सपेंडिचर में मटेरियल कंज्यूम था, फिर मटेरियल कंज्यूम के बाद परचेज ऑफ मटेरियल था, फिर उसके बाद जाकर के चेंजेस इन इन्वेंटरीज था, एम्प्लॉय कॉस्ट था, फाइनेंस कॉस्ट था, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अदर एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे ही एक बार फॉर्मेट खींच दोगे, 2 बार लिख दोगे, याद आ जाएगा। बैलेंस शीट में बहुत इजी, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, कैरेक्टर्स फंड में आपको पता है कैपिटल रिजर्व सरप्लस एक्सेट्रा, फिर नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, राइट साइड में फिर नॉन करंट एसेट सब हेडिंग्स याद रखने हैं। एक और याद रखोगे, फिर उसका नोट लिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स। अभी दिखा रहा है एक तो ट्रायल बैलेंस, आइडियल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू 5006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इतना, तो 15 लाख ऑथराइज कैपिटल है। बताए थे, इसको भी आपको शो करना होगा। तो कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल जो लिखा हुआ है यहाँ पे पेड ऑफ शेयर कैपिटल जाएगा, लेकिन नोट्स टू अकाउंट जो बनाओगे वहां पे ऑथराइज कैपिटल आपको दिखाना होगा। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये अच्छा अलग अलग लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। तो इक्विटी शेयर की ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे शो किया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर की ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे शो किया हुआ है। ये दोनों को मिलकर के 15 लाख का हिसाब आपको मिल गया। समझ रहे हो? इसका सेक्शन अलग है, इसका सेक्शन अलग है। फिर क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं क्वेश्चन में। तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे वो ट्रिक है जैसे कि गलत नहीं होने हैं। देखिए, आप सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्मेट बनाओगे, फिर बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट बना करके फॉर्मेट बना दोगे, फिर कैसे पता चलेगा किसका कौन सा नोट लगना है? सब में नोट नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दो। यहाँ पे 9 नहीं लिखा हुआ है, फिर से ये 10 11 12 13 जहाँ पे चाहिए आपको लिख रहे, सब में लिख दोगे। कहीं पे अगर नोट नहीं लगता है फिर भी वही सिंगल पॉइंट लिख दोगे, नोट सब लिख दिए, खत्म। पहले आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट से नोट स्टार्ट होगा, और फिर जाकर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नोट लिख दोगे। फिर बाद में जाकर के आप क्या करोगे? स्पेस छोड़ने का चक्कर, वही बात है, सबके लिए नोट लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। सफिशिएंट स्पेस छोड़ करके आप मान करके चलो 5 पेज 7 पेज लेकर के चलो, फिर भी फाइनल अकाउंट इतना ही टाइम लेगा। क्या कर सकते हो, कंपनी फाइनल अकाउंट लेंथी है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। हमेशा ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट आइटम में स्टार्ट करोगे, जैसे ही आप लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तब तक आपकी आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? बार बार ढूंढ ढूंढ करके लिखने से गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। फिर से ट्रायल बैलेंस की फर्स्ट आइटम से आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट आइटम जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक सेकंड आइटम में नहीं जाना है। अगर स्किप करते हो तो वहां पे स्टार मार्क या फिर नोट या फिर उसको राउंड करोगे। समझ में आई बात? तब जाकर के आगे बढ़ोगे, किसी को स्किप नहीं करना है। एक आइटम पढ़ोगे, एक आइटम का ट्रीटमेंट होगा, अगर उसमें एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट को 2 बार ट्रीट करोगे। जब तक उसका कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ना है आपको। समझ में आई बात? देखिए, हम इस तरह ही करेंगे तो हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है सबसे पहले। फिर लिखा हुआ क्या? ये सब्सक्राइब ऑथराइज कैपिटल दिखा दिया कैसे। फिर सब ऑथराइज कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं आता है, नोट्स में आता है। सब्सक्राइब कैपिटल 5006% प्रेफरेंस शेयर्स 100 इज 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ तो लिखना ही है आपको, नोट्स में जाकर के पहले दिखा दे रहे हैं। तो देखो, ये 5000 ये ऑथराइज भी था, 5006% प्रेफरेंस शेयर 100 इज 5 लाख सब्सक्राइब भी है, और ये सब्सक्राइब फाइनल जाकर के आएंगे नोट्स में। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बाद में देखो फिर क्या लिखे हुए हैं। 5006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज, अच्छा इक्विटी शेयर जो है 8,05,000। समझ में आई बात? तो इक्विटी शेयर जो है वो 8,05,000, इसमें काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम जिसको खत्म करेंगे उसको टिक मारेंगे, ठीक है। जिसको खत्म, इक्विटी शेयर खत्म नहीं हुआ है उसको टिक नहीं लगाएंगे। ये फिगर्स हो गए टिक। इक्विटी शेयर में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लो। द इक्विटी कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2001 स्टूड एट 7,20,000 rupees, that is 60,000 shares fully paid and 2,000 shares rupees 60 paid। फिर से 7,20,000 की रुपए की जो शेयर से, उसमें से 6,000 शेयर फुल्ली पेड है, तो कितना हुआ? 6 लाख।
2000 शेयर्स 60 पेड है, 1,20,000, तो मिल करके हो गया 7,20,000, मतलब ये पार्टली पेड है। डायरेक्टर क्या होता है, 40 रुपया कॉल करते हैं, क्योंकि 60 रुपीज पेड हुआ था, तो कितना अभी तक कॉल नहीं हुआ था, 40 रुपया का कॉल करते हैं ऑन 1 अक्टूबर को। डेट हमको अभी नहीं चाहिए। एक शेयर होल्डर है जो कि पैसा नहीं पेमेंट करते हैं 100 रुपए के ऊपर, ठीक है। जैसे हम बताए थे, अभी यहीं पे ही हम आपको एक चीज बता देंगे, 100 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 100 रुपए के ऊपर 40 रुपये पेमेंट नहीं किए थे। आगे देखो, फिर जाकर के क्या हुआ, एंड इज शेयर फॉरफिटेड, तो हमको फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पे आ जाना है, समझ में आई बात, दिस इज द पॉइंट। फिर आगे लिखे जा रहा है कि देन फॉरफिटेड रीइश्यूड एट ₹90 पर शेयर, याद रखते चलो। फिर वो रीइश्यू हो गया 90 पर शेयर, 10 रुपया करके डिस्काउंट देना हुआ, तो डायरेक्ट, अच्छा आगे छोड़ दो इतना तक। तो इसमें क्या बदलाव है इक्विटी शेयर में, अरे फॉरफिटेड अकाउंट एक तो आ जाएगा ना, फिर वो जाकर के बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा ना, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा ना, हो सकता है एरियर्स वगैरह भी होगा, तो देखते हैं। ये सवाल है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ब्लैक स्क्रीन। तो देखो क्या चीजें बता रहे हैं हम आपको। 100 शेयर जिसके पास था वो ऑलरेडी 60 पे कर चुका है, 40 रुपीज वो पे नहीं किया हुआ है, और वो जाकर के 40 रुपीज पे नहीं कर पाता है, तो 100 इंटू 40 एरियर अमाउंट कितना दिखा रहा होगा, 4,000, छोड़ दो। वो ऑलरेडी पे कितना कर चुका है, 100 इंटू 60, 6,000। बाद में इसका शेयर जाकर फॉरफिट हो जाते हैं। देखिए इतना डिटेल में हमको काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट के काम है वही करेंगे। 6,000 ऑलरेडी पेड, 4,000 एरियर। अभी जब फॉरफिट होगा तो उसका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना आएगा, होशियार व्यक्ति कोई बता सकते हैं कमेंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना आएगा, जितना वो नहीं दिया हुआ है कि जितना ऑलरेडी पेड है, कमेंट करके बताओ। आप बताते रहोगे, हम आंसर लिख दे रहे हैं। तो 6,000 रुपया आएगा, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड बिन फॉरफिटेड। आकाश तो सिर्फ लग रहा 6,000, अमाउंट ऑलरेडी पेड फॉरफिट होता है, तो 6,000 रुपया उसका फॉरफिट हो गया, ठीक है। अब इस 4,000 का क्या होना है, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे ही फॉरफिट होगा अनपेड अमाउंट वो कैंसिल हो जाता है। ममता पत्र आकाश, सो वेरी गुड, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा 4,000 रुपये। तो 6,000 बचा फॉरफिटेड अकाउंट में, लेकिन बाद में जाकर के क्या होता है, रीइश्यू जो हुआ वो 90 रुपीज में रीइश्यू होगा। अब याद करो, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट कितना देना पड़ा, 10 रुपए करके। समझ में आ गई बात शायद आप लोग को। यहाँ पे डिस्काउंट कितना होने हैं, 10 रुपए करके डिस्काउंट होने हैं, समझ गए। तो इस 10 रुपए डिस्काउंट कहाँ से कटता है, फॉरफिटेड अकाउंट से कट जाता है, क्योंकि ये डिस्काउंट अकाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट वहां पे क्रेडिट हो जाता है, आपको बिल्कुल याद है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कट जाता है। तो अभी 100 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए करके डिस्काउंट कितना हुआ, 1,000। तो अभी देखो कुल ट्रांसफर टू, ये वर्किंग नोट में आप हालांकि लिख सकते भी हो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होना है पता है आपको। पहले से फॉरफिटेड अकाउंट में जितना था 6,000, अभी फॉरफिटेड अकाउंट से चला गया कितना, 1,000, वेरी गुड, 5,000। इसका मतलब फॉरफिटेड अकाउंट में आ जाना है 5,000। और जितने भी पेड अनपेड थे, सारे के सारे जितना भी पेड अनपेड थे, सारे के सारे भी फुल्ली पेड हो गए, क्योंकि ये भी 90 रुपीज में इशू हुआ, तो क्या हुआ, आज फुल्ली पेड इशू हुआ ना, आज फुल्ली पेड। तो वही बात है, अभी 6,000 और 2,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स फुल्ली पेड हो गए, तो 8,000 इंटू 100, 8 लाख। तो शेयर कैपिटल में आ जाना है 8 लाख, कैपिटल रिजर्व में आ जाना है 5,000, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख चुके हो वही बात, तो आगे चलो नोट्स में दिखा देते हैं आपको। इक्विटी शेयर्स में 8,000 इक्विटी शेयर्स, 100 सबको ही फुली पेड हो गया, अभी 8 लाख हो गए, लेकिन कैपिटल रिजर्व में आ जाने हैं 5,000, और कैसे है वो हम बता दिए, समझ रहे हो कि नहीं। यही बात है, डिस्काउंट वगैरह होकर के 5,000। तो आप हो सकता है इसको वर्किंग नोट में इसी जगह में यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे नोट्स में वर्किंग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। हो गया, आगे देखो। तो फिर जब ये कंप्लीट होगा, ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट अभी जब कंप्लीट होगा तब वहां पे जाएंगे। तो यहाँ पे तो शेयर कैपिटल में और कुछ नहीं आना है, तो 8 लाख है इक्विटी शेयर, 5 लाख है प्रेफरेंस शेयर, दोनों मिलकर के 13 लाख है। वही नोट 1 में 13 लाख लिख देना है ऊपर जाकर। अब रिजर्व सरप्लस का काम खत्म नहीं हुआ, इसका नोट नंबर 2 है, तो सबसे पहले फॉर्मेट से वगैरह कर देना है, उसके बाद जाकर के फिर आपको फिलअप करोगे। आगे देखो जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इक्विटी कैपिटल ए हो गया। बात नेक्स्ट, परचेज ऑफ वाइन, सिगरेट, सिगार्स, अरे भाई
दारू उरू नशे उसे क्या, नशेड़ी कंपनी, ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल होटल है नशेड़ी कंपनी नहीं है, इंटरनेशनल होटल से इसलिए। तो होटल्स में क्या हुआ, होटल में तो वही मिलेंगे, वाइन सिगरेट मिलेंगे। तो परचेज किए हो वाइन सिगरेट सिगार्स एंड फूड स्टॉप्स, यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान से देखने वाला चीज, दो चीजें। देखो वाइन सिगरेट एंड सिगार्स ये तो समथिंग लाइक फिनिश्ड गुड। फूड स्टॉप क्यों यूज होंगे, फूड मटेरियल, फूड स्टॉप का मतलब तो फूड मटेरियल, फूड इंग्रेडिएंट्स, ये खाना बनाने के लिए यूज होंगे। तो ये हो गए रॉ मटेरियल, ये हो गए समथिंग लाइक फिनिश्ड गुड तो नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड इसको कहेंगे। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिसको बेचने के लिए हम रखे हैं, ठीक है। दोनों अलग चीज हो गए। अब रॉ मटेरियल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल आपको पता है। तो चलिए सबसे पहले कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल हम आपको दिखा देते हैं। एक काम करते हैं, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बाद में दिखाएंगे, ये जब आएगा, ठीक है ना। अच्छा अभी दिखा देते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इसका पॉइंट हो गया ये दोनों बराबर। तो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल आने हैं वो, लेकिन कहाँ पे आएगा, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आने हैं। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, समझ में बात, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 11 नंबर में, 11 नंबर में क्या आने हैं बता रहे हैं, यहाँ से लिख करके बता रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक, ठीक है ना। तो फूड स्टॉक मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही बात है। तो अब देख लो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये परचेज है, सॉरी ये परचेज है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ मिलेगा, ये देखो इन्वेंटरी यूनिट फर्स्ट है। तो फुट स्टॉप का ओपनिंग स्टॉक 5260 है, इसको टिक मार देते हैं। फिर फुट स्टॉप का परचेज यही है, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फुट स्टॉप 16400। तो उसको कितना नंबर में, 11 नंबर नोट्स में उसको लिखे गए हैं। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब समझ में आ रहा है कैसे करोगे, ये सारे के सारे फॉर्मेट आप पहले से खींच दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख करके ब्लैंक छोड़ दोगे, जहां पे जो यूज होगा उसको लिख दोगे। ये भी एक तो ट्रिक है, 1 2 3 4 5 6 नीचे नीचे लिखते जाओगे, जहां पे जो यूज होगा उसको यूज कर दोगे। लेकिन होशियारी ये है कि शेयर कैपिटल से एक नंबर स्टार्ट होना है बस, और कुछ नहीं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या है, ओपनिंग ऑफ इन्वेंटरी आड परचेज लेस क्लोजिंग, इसको कहा जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जितना है 25,060 रुपए, तो उसमें जाकर के 11 मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल 25,060 लिख देने। समझ में आ गई बात, आगे देखें। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे काम करेंगे, परचेज ऑफ वाइन सिगरेट सिगार, इसके लिए तो परचेज एक फॉर्मेट ही होता है। स्टॉक इन ट्रेड को परचेज करने से उनका एक फॉर्मेट होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये देखो 45,800, समझ में आई बात, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो 45,800, आगे देखो वेजेस सैलरी, ये क्या होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए एक तो मतलब है ही आपका पूरा पूरा एक तो मतलब सेक्शन होता है। ये देखो एम्प्लॉय बेनिफिट जो कि 14 नंबर में लिखा हुआ है 29,580, एक बार देख लेते हैं। वेजेस सैलरी 28,300, इसका मतलब उसका आउटस्टैंडिंग भी होगा, ठीक है, देख लीजिए। वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1280, इसका आप काम करेंगे। तो आपको पता है ही पीएल अकाउंट में क्या करते थे, उसको ऐड करते थे, अभी हम जाकर के उसको ऐड करेंगे। तो देख लो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट का नोट्स कितना है, 14 नोट्स में जाओगे। इसका मतलब है कि आप 14 नोट बनाओगे, फिर यहाँ पर आकर के 14 नोट्स यहाँ पे लिखा होगा, फिर जाकर के 14 नोट्स में उसको लिखना है, बस वही है और कुछ नहीं। यहाँ पे लेंदी हुई थी 14 नोट्स में आ जाओगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस सैलरी 28,300, 1280 आउटस्टैंडिंग कितना हो गए 29,580। तो यहाँ पे जाके आपको कॉपी कर देना है 29,580। लेकिन एक चीज क्या समझ में है आपको, जब भी आप टच करोगे एडजस्टमेंट, जब तक इसका दूसरा एंट्री नहीं करते हो, इसमें डबल टिक जब तक नहीं लगेगा, वेजेस एंड सैलरी में जब तक डबल टिक नहीं लगेगा तब तक आप छोड़ोगे नहीं। यही होता है, सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला आइटम से, जब तक सबसे लास्ट आइटम पढ़ देंगे तब तक खत्म होगा। हम दिखा करके रहेंगे कि खत्म होगा, गलती नहीं होना है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे डबल टिक लगा दिया मतलब वेजेस एंड सैलरी क्या होता है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी के साइड में यहाँ पे आना है। लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी 5 नंबर पॉइंट पे आने हैं। तो 5 नंबर पॉइंट चल जाते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1280, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टिक आपका हो गया, ये खत्म। आगे देखो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेंट रेट टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8,900। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपको आ जाने हैं। एक बार ध्यान से हम दिखा रहे हैं, एक एक आइटम पढ़ के एक एक काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहीं पे आना है। कितना पॉइंट है, 15 नंबर पॉइंट आप लिखे होगे पहले से, उसमें जाकर के इसको ऐड कर दो, रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है। ये आइटम कंप्लीट हो गया, ये आइटम कंप्लीट हो गया। फिर हम जाकर के देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉन्ड्री। अरे लॉन्ड्री 750 क्रेडिट में दे दिया।
हाँ इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या क्या। लॉन्ड्री इनकम क्यों होगा, क्योंकि अब होटल है, आप लोगों से लॉन्ड्री के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उनका कपड़ा मतलब इस्त्री कर देने के लिए, वो ऑफिस जाएंगे उससे पहले तो, या फिर कल मतलब रात को पार्टी या दिन में आप उसे कपड़ा मांग करके इस्त्री किया जाता है होटल में, पैसा अगर मांग रहे हो तो इनकम हो गया। अब आप लॉन्ड्री फ्री सर्विस दे रहे हो, तो जो लॉन्ड्री वाला आकर के बाहर से आपके काम कर रहे हैं वो तो आपकी एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि आप फ्री सर्विस दे रहे हो तो कॉस्ट आपको उठाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा ये एक्सपेंडिचर है कि इनकम है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉन्ड्री डाल दिया है, मतलब ये एक्सपेंडिचर था, डेबिट में होना चाहिए था, क्रेडिट में लिख दिया है, हमको भी वही चीज का डाउट था। ठीक है, तो यहाँ पे काट करके इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 750 हो गया लॉन्ड्री का एक्सपेंस। ठीक है, ये ठीक हो गया। फिर सेल्स, देखो वाइन्स, सिगरेट, सिगार्स, फूड। देखो फूड स्टॉप लगे, खाना की मटेरियल लगेगा खाना बनाने के लिए, खाना तो बेचोगे ना। तो यहाँ पे देखिए वो जो दारू सिगार जो भी बेच रहे हैं, क्योंकि होटल बिजनेस है तो क्या कर सकते हो, ये है। ठीक है, हम आपको नहीं कह रहे हैं, मतलब होटल बिजनेस है बस, सारे की चीज अब खुद की तरफ नहीं लेना। वाइन, सिगरेट और सिगार्स वही बात है, ये नेक्स्ट टू इट फूड, खाना दोनों ही बेचोगे आप। इसको ही कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आपका कुल, मतलब आपका जो मेन बिजनेस जो है, ओरिजिनल बिजनेस जो है, उसमें से जो इनकम हो रहा है उसी को कहा जाता है रेवेन्यू। ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये दोनों को मिला देना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए भी एक तो बना होगा 10 नंबर पॉइंट, 1,83,200 कैसे हो रहा है। ठीक है ना, 10 नंबर जाकर के देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे सेल ऑफ प्रोडक्ट, देखो ये दो ऐड हो गया है, वाइन, सिगरेट, फूड, दोनों मिल करके 1,26,600 हो रहे हैं। और भी है आगे, क्योंकि होटल बिजनेस है तो सर्विस भी बेचेंगे, गुड्स भी बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखो जल्दी, ये पे लिखा है कोल फायरवुड कैरेज कुली, ये क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। देखो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब होता है आपका जो बिजनेस है उसी का सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलो आपका जो बिजनेस है उसी के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बाकी इंटरेस्ट वगैरह वो अलग चीज है। उसके लिए जो मतलब सेल्स को कमाने के लिए जो खर्चा होता है उसको ऑपरेटिंग खर्चा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो कॉल एंड फायरवुड, कैरेज एंड कुली, ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। सॉन्ट्री एक्सपेंसेस भी हो सकता है उसमें ले जाएगा, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर, रिपेयर में उसमें ले सकता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, सॉन्ट्री एक्सपेंसेस को भी ले सकता है शायद। बस ये देखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और क्या क्या ऐड है। हम्म, हम भूल गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हेडिंग कितना था। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हेडिंग 15 है, तो 15 नंबर में आप देख करके चलो। हाँ, कॉल कॉल एंड फायरवुड यहाँ पे है, कैरेज, रिपेयर से समझ में आई बात, यही चीज है। और अदर एक्सपेंसेस को वो कहाँ दे दिया, सॉन्ड्री एक्सपेंसेस को सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटर एक तो हेड बना दिया, यहाँ पे लिख दिया है। हाँ, तो हम क्या बात बोलेंगे, इस सॉन्ड्री एक्सपेंसेस को आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर अदर एक्सपेंसेस एक हेडिंग होता है, अदर एक्सपेंसेस हेडिंग हम दिखा दे रहे हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लिख सकते हो या फिर अदर एक्सपेंसेस में भी उसको लिख सकते हो, हम दिखा दे रहे हैं कौन सा है ये चीज। अदर एक्सपेंसेस में भी आप लिख सकते हो सॉन्ड्री एक्सपेंसेस, जो आपकी मर्जी, या फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी आप लिख सकते हो। लेकिन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके कोई एक्चुअली में हेडिंग नहीं है, प्रॉब्लम बनाया है और आप कर सकते हो, ये बात है। यहाँ पे देखो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके कोई हेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अदर एक्सपेंसेस है, यही मेन है। इससे डेविएशन अगर करना चाहते हो तो हाँ थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, सब प्रॉब्लम नहीं है। बात वही है। फिर आपको वो चीज का कंप्लीट हो गए। ये तो कहाँ तक पहुंचे हम, ये पहुंच गए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेट में, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव में डाल देना है, या फिर इसको भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं और हेडिंग्स ही नहीं है, समझ में आएगा। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर एक्सपेंसेस बना दोगे तो वहीं पे आ जाना है। तो 8,360 कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है देखो। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एक तो अलग बना गया है जो कि 16 में है, तो 16 हम चल जाते हैं। तो ये देखो 16 में एडवर्टाइजमेंट, सॉन्ट्री एक्सपेंसेस दोनों को मिला करके डाल दिया है 14,200, तो 16 के अब जो भी टोटल उसका निकलेगा यहाँ करके 14,200 आपको लिख देने, ऐसे काम होता है, समझ में बात। तो क्या करना है, फॉर्मेट ही बनाना है, तो फॉर्मेट और सारे के सारे नोट्स नीचे लिख दोगे, सफिशिएंट स्पेस, 5-6 पेज का फॉर्मेट खींचोगे, फिर आप यहाँ पे आकर के एक एक पढ़ोगे, एक एक प्लेस करोगे, और कुछ नहीं, जिसका एडजस्टमेंट है ऐड कर दोगे, फिर इसको बैलेंस शीट में डाल दोगे, खत्म। डबल एंट्री तो सीखे ही हो। फिर रिपेयर्स तो हमारा खत्म हो चुका है। फिर देखो रेंट रूम, बिलियर्ड्स, मिसलेनियस रिसिप्ट, ये सारे क्या हो गए, हमारे इनकम हो गए, समझ रहे हो। ट्रांसफर फी, डिस्काउंट रिसिप्ट तो अलग है, इसको छोड़, ट्रांसफर फी, तो ये चीज हमारा क्या हो गया, इनकम हो गए।
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 पॉइंट है, 10 वाला पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो रूम रेंट, बिलियर, ट्रांसफर फी, मिसलेनियस रिसीव सारे के सारे एडेड हुए हैं। 57,200, 1,26,000, 57,200, 1,83,200 यहाँ पे आकर के लिख देना है आपको, 1,83,200। समझ में आई बात? वही बात है। लेकिन देखो डिस्काउंट जो मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव, जो चीज का भी डिस्काउंट है, समझ में आई बात? तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, सेल्स होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स को छोड़ करके जो भी इनकम रहा, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, एटसेट्रा, इंटरेस्ट रिसीव, सब कुछ अदर इनकम में आने हैं। तो 3300 अदर इनकम्स में आ जाने हैं, डिस्काउंट रिसीव 3300। समझ में आ रहा है? सारे के सारे सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी आपका होगा होटल बिजनेस में सेल्स कैसे हुआ, वो सब रेंट वगैरह सर्विस हुआ ना। सेल्स का मतलब गुड्स नहीं होता है, सेल्स ऑफ गुड्स भी, सेल्स ऑफ सर्विस भी, दोनों को मिलाकर के यहाँ पर लिख देना है 1,86,500। हम क्या कर रहे हैं इस वाला क्लास में, हम क्या कर रहे हैं इस वाला क्लास में, इस वाला क्लास में हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये इतने सारे चीज हैं, फॉर्मेट है, और कैसे आप कंप्लीटली एक चीज को करते हो, यही चीज हम दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, कैसे पेशेंट के साथ एक कंप्लीट आप फिलअप करोगे। आगे जाकर के ऑब्वियसली हम वही करेंगे जो आपकी मन को शांति मिले, जो बुक से क्वेश्चन उठा करके सॉल्व करते रहेंगे। ऐसा भी जो आपसे हुआ है, जो आपसे नहीं हुआ है, वो भी समझ में आई बात, वो बात। चलो आगे देखते हैं। फिर बात वही है, नेक्स्ट रीड, फ्री होल्ड, इतना होगा, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, ये दोनों क्या है, एसेट है, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा। फर्नीचर के ऊपर 5%, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 2%। तब जब तक इसका डबल एंट्री नहीं होता है, तब तक उसका डबल टिक नहीं लगाना है। तो अभी क्या करेंगे, फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एक एक टिक लगाते हैं। तो अभी देखो वो जा करके कहाँ से आने हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, टांजिबल एसेट में। तो टांजिबल एसेट कितना है, 6। तो 6 नंबर पॉइंट क्या करे, देखो फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फर्नीचर एंड फिटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 2%, फर्नीचर और फिटिंग के ऊपर 5%, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। समझ में आई बात? तो जितना बचा 8,33,000, 81,000, इतना 9,14,985। तो टांजिबल एसेट के हेडिंग में 6 नंबर में जाकर के उतना लिख देना है। ये देखो 9,14,985। फिर याद करो जो डेप्रिसिएशन कटे वो तो डेप्रिसिएशन हेड में आएंगे। डेप्रिसिएशन हेड है कहाँ, वो यहाँ पे है। जैसे कि आप पीएल अकाउंट को डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन लिख रहे थे, अभी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट सिस्टम है ही नहीं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है। समझ में आई बात? तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 18 नंबर हेडिंग में वो दो जो डेप्रिसिएशन हुआ था वो आ जाएंगे। तो 18 नंबर एक तो बनाओगे। देखो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग 17,000, 4,350, 21,315। सीधी बात है, हेडिंग आप पहले से 1 2 3 4 5 6 17 18 लिखते रहोगे, जिसका बारी आ जाएगा उसमें डेटा मिल जाएगा, उसको फिलअप कर दोगे, टोटल कर दोगे, लिख करके फिर 21,315 जाकर के उसके हेडिंग में डाल देना है। तो डेप्रिसिएशन वगैरह कहाँ आता है, पीएल अकाउंट में आता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो अभी है नहीं, हेडिंग है। तो डेप्रिसिएशन के हेडिंग में 18 नंबर में ये डाल दिए, खत्म हो गया। तो यहाँ पे 2 एंट्री खत्म हो गया, तो इसमें डबल टिक लगा देना है। समझ में आई बात? बिल्कुल। आगे देखो, फिर इन्वेंटरी जो है, ओपनिंग स्टॉक, वाइन, सिगरेट एक्सेट्रा, इसका हम काम कर दिए हैं। फूड स्टॉक का जो ओपनिंग स्टॉक है, नहीं, इसका कर दिए हैं 12,000। फिर देखो फूड स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक इतना है, फिर फूड स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक इतना है। तो कंज्यूम्ड में चला गया, ठीक है ना, ये कहाँ चला गया भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अभी परचेज ऑफ इन्वेंटरी ट्रेड हम लिख चुके हैं। अभी देखेंगे चेंजेस इन इन्वेंटरी, ठीक है ना, ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस ऑफ स्टॉक इन्वेंटरी का क्या मतलब होता है, जब फिनिश्ड गुड रहेगा, जैसे कि ये वाइन, सिगरेट, सिगार, 12,800 ओपनिंग, या फिर स्टॉक इन ट्रेड किसको कहा जाता है ना, जो ऑलरेडी खरीद के हम रखे हैं, उसको स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है, या फिर फिनिश्ड गुड आपको पता है। तो 12,800 और क्लोजिंग था 22,500, उसका जो चेंजेस होगा उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे। सो चेंजेस इन इन्वेंटरी के सेक्शन, उसका नोट है 13। तो 13 नंबर पॉइंट में देखो चेंजेस इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 12,800, क्लोजिंग स्टॉक 22,500, लेकिन नेगेटिव फिगर आ गया 9,700। कोई बात नहीं, पीएल अकाउंट में जाकर के नेगेटिव फिगर उसको दिखा देना है 9,700। ठीक है, हो गया, वही बात है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस करोगे, बैलेंसिंग फिगर जो भी रहेगा उसको आप लिख दोगे। कैश इन हैंड, कैश विथ बैंक, इसके लिए तो हेडिंग है ही, कहाँ है, बैलेंस शीट में। ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है ना, कैश एंड कैश बैलेंसेस में, जिसका हेडिंग है 8 नंबर। 8 नंबर जो उसका पॉइंट होगा, 8 नंबर नोट्स में दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ करके अदर बैंक बैलेंस कुछ है, मतलब जैसे कि ड्राफ्ट वगैरह नहीं है, तो 78,580
78,580 जा करके आपको लिख देना है यहाँ पे 78,580। अंडरस्टैंड? तो वो भी ठीक हो गए ये दोनों। अभी देखो प्रिलिमिनरी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस 8,000, तो प्रिलिमिनरी और कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस इन रियलिटी क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता था, अदर एसेट्स में। ठीक है, तो बैलेंस शीट की जो ध्यान से बता रहे हैं हम, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सॉरी कहाँ गया बैलेंस शीट? हाँ, ये बैलेंस शीट में क्या होगा, एसेट में अदर एसेट एक तो हेडिंग होता है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे एक तो अदर एसेट्स हेडिंग होगा 3 नंबर में, उसी अदर एसेट्स में आ जाना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, AS 26 मना कर दिया। क्या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले आता था ना भाई बैलेंस शीट में, आजकल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम दिखा दे रहे हैं आपको क्या चक्कर है, पर दिखा दे रहे हैं। ये देखो अदर एक्सपेंसेस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा हुआ है और ये PL अकाउंट में ही जाएंगे, ठीक है ना? एसेट में नहीं जाएंगे। क्यों? स्टार मार्क यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ये लाटेस्ट है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आ रहे हैं और बैलेंस शीट में। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो इसको, ये जो चीज है आप अदर एसेट्स में लिख दिए हो, मान करके चलो अदर एसेट्स में आप लिख दिए हो 8,000, PL अकाउंट में ना लिख करके नोट लिख दोगे कि हम अदर एसेट में लिख दिए हैं, समझ में आई बात? वही बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इग्नोर कर दिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको मार्क मिल जाता है, क्योंकि अभी तक बच्चों को उतना पता नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से ये एसेट में नहीं आएंगे, ये एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। सबको नहीं पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, एग्जामिनर को भी नहीं पता है, क्या हो गया? गलत नहीं होगा, मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस में ये चीज आपको लिख देना है, इसलिए आप देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में मतलब PL अकाउंट जाएंगे तो अदर एक्सपेंसेस में 8,000 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या लिखे हुए हैं, 2,000 डिवेंचर्स, ये तो आ जाना है कहाँ पे, आपको पता है ये लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जहाँ पे लिखा होगा वहां पे आ जाना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स आ जाने हैं 2 लाख। ठीक, फिर आगे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व सरप्लस में आने हैं ये 41,500, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व सरप्लस का हेडिंग देखो बैलेंस शीट में, 2 नंबर हेडिंग, हमेशा बैलेंस शीट यहीं से स्टार्ट होगा, एक होगा शेयर कैपिटल, 2 होगा रिजर्व सरप्लस, तो 2 रिजर्व सरप्लस में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया था, इसका कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे लिखे मतलब उसका कैलकुलेशन है, बाद में जाके बताएंगे, तो वहां पे हो जाएगा राउंड या फिर स्टार मार्क, समझ रहे हो? 41,500 स्टार मार्क कैलकुलेशन। ट्रेड पेबल एक तो लाइबिलिटी है 42,000, ट्रेड पेबल का डायरेक्ट हेडिंग होता है यहाँ पे देखो ट्रेड पेबल, ये चीज 42,000। ठीक है, खत्म हो गया वो। फिर आगे देखो ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्ट हेडिंग एसेट में, ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल सीधा हेडिंग होता है उसका, करंट एसेट के अंदर है इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश, तो बी में आता है ये ट्रेड रिसीवेबल, ये हो गया खत्म। फिर आगे देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मान लेते हैं हम, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब हेडिंग ही होता है, एसेट में चले जाओ, मान करके चलो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो 2,72,300 यहाँ पे आ गए। फिर आगे लिखा हुआ है गुडविल एट कॉस्ट, इंटेंजिबल एसेट में आ जाने हैं 5 लाख, समझ में आई बात? 5 लाख यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट में आ जाने हैं, देख लो आप, तो यहाँ पे आप इंटेंजिबल एसेट में गुडविल 5 लाख आ जाने हैं, यही बात है। फिर नेक्स्ट वीक जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख आ जाने हैं, लेकिन वहाँ उसका कैलकुलेशन है, रिजर्व एंड सरप्लस में 2 लाख ये जो है, लेकिन माइनस भी होंगे। ठीक है, वही बात है। आगे देखो, सॉरी हाँ, फिर से एक बार एडजस्टमेंट को देख लेना है, कहीं ना कहीं आप छोटे होंगे। अच्छा, आज का टाइम पार हो गया, कोई बात नहीं, 2-2 घंटा कभी हम पढ़ा देते हैं, तो पढ़ाने में हम थक नहीं रहे, अब पढ़ने में थक जा रहे हैं, मुश्किल है इस संसार। वजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 1,280 रुपया, उसको ऑलरेडी लिख चुके हैं, याद करो, लेकिन ध्यान से 2 टिक यहाँ पे होना चाहिए, मतलब 2 जगह में उसका ट्रीटमेंट किया, एक तो सैलरी में ऐड करोगे, एक तो बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड तो है नहीं, आप अदर लाइबिलिटीज में इसको दिखाओगे। इन्वेंटरी जो ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो स्टॉक इन ट्रेड होता है उसका तो चेंजेस दिखाते हैं, हो चुका है, और जो मटेरियल होता है उसका कंजप्शन दिखाए। डेप्रिसिएशन 2 जगह में, एक बार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिखाए, एक बार माइनस हुआ है, इसका काम हो गया है। इक्विटी शेयर का काम हम ऑलरेडी कर चुके थे, अभी क्या हुआ देखो द डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड 8% ऑन द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के ऊपर वो कितना डिक्लेयर कर रहे हैं? 8% ऑन द इक्विटी शेयर्स, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम GR, GR से आप कितना निकाल सकते हो? 10%।
हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। इग्नोर टैक्सेशन, टैक्स इग्नोर कर दो। जब कहा जा रहा है टैक्स इग्नोर कर दो, आप बहुत इनकम टैक्स, सीडीटी सब कुछ इग्नोर कर दोगे। समझ में आई बात? नहीं घुसना है उसके चक्कर में। जहां पे लिखा जा रहा है इग्नोर टैक्सेशन, छोड़ दो। और सवाल आ ही जाते हैं इग्नोर टैक्सेशन, तो टैक्स, इनकम टैक्स भी छोड़ दो और सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सब कुछ छोड़ दो, इग्नोर मार दो। देखो तो 8% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। पहले तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिविडेंड कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट अभी बाकी रहा। ठीक है, देखो ध्यान से। प्रेफरेंस शेयर कितने थे, एक बार प्रेफरेंस शेयर कितने थे, 5 लाख। उसके ऊपर कितना होना है, 6%। तो 5 लाख का 6%, तो उनका डिविडेंड कितना हो गया, 30,000। इक्विटी शेयर कितना थे, 8 लाख। तो 8 लाख के ऊपर वो कह रहे 8% का डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। तो 8% का कितना होना चाहिए, 64,000। तो दोनों को मिला दो, 64,000 प्लस 30,000 कितना हो रहा है, 94,000 का डिविडेंड अभी आपको देना पड़ जाएगा। ये खुद से कैलकुलेशन करोगे, ये मतलब कहीं पे कुछ हो सकता है अलग जगह पे कैलकुलेशन करोगे, हो सकता है इसके अंदर नीचे नोट लिख कर। तो कुल अभी हमको चाहिए 94,000। देखते हैं भाई हमारे पास पैसा है कि नहीं। सबसे पहले कैपिटल रिजर्व तो पहले से आया था, कहां से, नए फॉरफिटेड अकाउंट से, 5,000, जो कि यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम जनरल रिजर्व से पैसा निकालेंगे। कोई बात नहीं, कितना पैसा चाहिए, कैसा क्या चाहिए, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिजर्व से कितना निकालेंगे वो अलग बात, पहले रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टार्ट। चलो 94,000 टोटल चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास पैसा कितना है, ये सेकंड में होगा, फर्स्ट में ये होगा। तो पीएल अकाउंट से तो कुछ प्रॉफिट निकला होगा ना सबसे पहले। तो पीएल अकाउंट का इस साल का जो करंट ईयर प्रॉफिट अब पहले यूज करोगे, हम बताए थे, तो 22,245 हो गया। बस क्लास भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन थॉट प्रॉब्लम होता है लंबा क्लास पे। तो प्रॉफिट ये है कि 22,245 पहले करंट प्रॉफिट को आप यूज करना है भाई। पहले करंट प्रॉफिट यूज करना, कहाँ गए, अरे भाई ये कहाँ चला जाता है भाई। हाँ, तो 22,245 पहले है। बैलेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस पीएल अकाउंट में भी तो बैलेंस है, एक बार देख लो। ये देखो 41,500, अभी टिक कर दो। तो 41,500 ये करंट पीएल, प्रीवियस पीएल हो गए। तो अभी तक हमारा पैसा कितना, पैसा हमारे पास 22,245 प्लस 41,500, समझ रहे हो, इतना पैसा अभी हमारे पास है। तभी और जितना पैसा चाहिए वो कहाँ से निकालेंगे, जीआर से निकालेंगे। तो अभी बात वही है, 94,000 माइनस ये दोनों का ऐड करके, ये दोनों का ऐड करने से कितना होगा, क्या लिखा होगा, छोड़ो ये दोनों का ऐड करो। 4220 53,745, चार दीजिए 63,745। तो 94,000 से 63,745 माइनस करो, अभी समझ में आ जाएगा क्या चीज। क्या हमारे पास कैलकुलेटर है क्या, चलते हैं ताकि यहाँ पे सामने पे हम दिखा दें आपको कुछ। हो गया, तो यहाँ पे देखो 94,000 माइनस 63,745, 30,255। समझ में बात। और तो एक्सेस पैसा हमको कितना चाहिए, अरे यार एक्सेस पैसा कितना चाहिए, 32,245। वो कहाँ से निकालेंगे, जीआर से निकालेंगे। तो एक्सेस पैसा जितना चाहिए वो हम जीआर से निकाल देंगे। समझ में आई बात। तो हो गया हमारा पैसा, देखेंगे जीआर में पैसा है कि नहीं, हाँ है। तो लिख दोगे जनरल रिजर्व 2 लाख लेस अमाउंट यूज टू पे डिविडेंड 32,245, सॉरी 30,245। तो अभी जीआर बचा इतना 1,69,445। यहाँ पे देखो पैसा हो गया कि नहीं। ये करंट प्रॉफिट है, पास्ट प्रॉफिट है, जीआर से निकाल लिया पैसा, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब तो 10% ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो। हालांकि कैपिटल तो मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस तो बहुत है, बहुत ज्यादा निकाल सकते हो। 30,000 ये तीनों को मिला करके आपकी ये 94,000 हो जाना चाहिए। आगे देखो, तीनों को मिला करके 94,000 हो गया। फिर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 94,000। फिर आपका प्रॉफिट लॉस बचा कितना, 0। समझ में आई बात। 94,000 ये तीनों को मिलाओगे तो 94,000 हुआ, लेस डिक्लेयर डिविडेंड 94,000, प्रॉफिट बचा 0। जीआर ही सिर्फ पैसा बचा, लेकिन जीआर से 2 लाख से 30,255 गया तो 1,69,275 बचा। तो ये 5 लाख, ये 1,69,000 और ये
दोनों को मिला करके 1,74,000 लिख देना है आपको रिजर्व में, ठीक है ना, 1,74,000। तो जनरली रिजर्व ही लास्ट में कैलकुलेशन होता है। ऐसा करने से आपका ये टाली हो जाना चाहिए, और जो हो ना हो टाली हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो सारे के सारे आइटम्स यहाँ हमारे कवर अप हो चुके हैं, और ऐसे ही करते ही आपकी जो भी करंट एसेट्स हैं, टोटल करंट लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल करंट एसेट हो जा रहे हैं। नहीं हो रहे तो आप गलत किए हो। समझ में आई बात? वही बात है। दिस इज द थिंग। सारे के सारे नोट्स ऐसे बना दोगे। इसके ऊपर बहुत तरह के चर्चे होंगे, नोट्स टू अकाउंट जो भी, और फिर जिसका भी सपोज भूल गए फिर से क्वेश्चन पढ़ के उसका नोट्स टू अकाउंट जोड़ दोगे, तो स्पेस छोड़ छोड़ के आप लिखोगे। ऐसे ही होता है, मतलब फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हम आइडियली मतलब चूज करके देखेंगे, देख करके आपको प्रॉब्लम करवा देंगे। दिस इज द थिंग। तो उसमें से सेमेस्टर में बिल्कुल आना है, इंटरनल में भी क्वेश्चन आने हैं। समझ में आई बात? दिस इज द। धन्यवाद। टाइम हो गया, जाओ।